हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है भाई, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम जैसा कि मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 मात्रक और मापन की, यूनिट्स एंड मेजरमेंट की, जहां पर हम डिस्कस करने वाले इस सेशन में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सेशन है, क्योंकि यहीं से शुरू हो रही है अब हमारी फिजिक्स। अगर ये चैप्टर अगर पूरा बना डाला तो लाइफ जिंगालाला। क्यों भाई? क्योंकि यहीं से शुरू होनी है, स्टार्ट लेंगे हम बिल्कुल यहीं से। अगर यहां से सब कुछ समझ में आना शुरू हुआ तो ये हमारे रास्ते की वो छोर है जिसको अगर पकड़ लिया तो आखिरी तक जरूर पहुंचेंगे। आइए जरा समझते हैं कि इसमें देखना क्या क्या है। तो इस सेशन की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो हम कवर करेंगे मात्रक और मापन को, क्योंकि मेजरली इस चैप्टर के नाम से ही आपको दिख रहा होगा कि ये जो मात्रक और मापन है इसके बारे में ही पूरी बातें की जा रही है क्या ये चीज? तो इसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये मात्रक और मापन में एक टर्म आता है भौतिक इकाइयों की, ठीक है, फिजिकल यूनिट्स की। ये यूनिट्स क्या होती है, ये इकाइयां क्या होती है, क्या जरूरत है इनकी, क्यों कर रहे हैं ये सब, आगे हम डिस्कस करेंगे। मापन संबंधी कुछ परिभाषाओं के बारे में, मतलब ये जो मेजरमेंट है उससे जुड़ी हुई कुछ डेफिनेशन के डिस्कशन करेंगे कि भाई कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमें इनके अंदर इंक्लूड करना होता है और उनके बारे में सीखना होता है। आगे बात करें तो भाई मात्रकों के अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की बात करेंगे। ये जो मात्रक होते हैं इनकी बहुत सारी, एक तरीके से समझ सकते हैं ये मात्रक के लिए कि ये हमें नेचर ऑफ मेजरमेंट को बताते हैं। किसको बताते हैं भाई? नेचर ऑफ मेजरमेंट को। अब नेचर ऑफ मेजरमेंट को बता रहे हैं तो हमें भी तो किसी को बताना पड़ेगा ना। तो जब हम आपस में बातचीत कर रहे होंगे तो हमें बातचीत करने के लिए कॉमन ऐसी लैंग्वेज चाहिए जिसमें हम दो लोग समझ सके। तो इसी के लिए एक प्रणाली बनाई, वो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। जैसे लैंग्वेज के लिए एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सपोज इंग्लिश, अगर इसमें आप बोलते हैं तो एक जगह की भाषा को दूसरे लोग समझ सकते हैं, किंतु आप अपने रीजनल लैंग्वेजेस में कहीं जाकर के बात करेंगे तो वो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर वो सेम रीजन से ना हो व्यक्ति। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे अपने मूल राशियों की और मूल मात्रक की, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के हम इसी में घूमते रह जाएंगे, किसमें? मापन और उसके लिए प्रयुक्त होने वाले मात्रकों के बीच में, ठीक है भाई। तो चलिए ना, जब हमारा टारगेट फिक्स हो चुका है, समझ में आ चुका है कि हमको आज क्या क्या डिस्कस करना है, शुरू कर लेता है भाई फटाफट हमारे पहले टॉपिक के साथ में। तो सबसे फर्स्ट तो बात इसकी आती है कि ये जो मापन है ये होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई, क्या जरूरत पड़ी इसकी। तो एक छोटी सी बात जरा समझते हैं, वहां से चल करके आते हैं, फिर इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई। तो देखिए, मापन के लिए मेनली ऐसा समझा जाता है कि अगर कोई ऐसी चीज हो जिसकी क्वांटिटी का आपको नहीं है पता, वो कितना है आपको नहीं है पता, तो आप क्या करते हैं भाई, एक ज्ञात राशि लेकर के आते हैं और उस अज्ञात राशि की तुलना करते हैं। जैसे आप समझेंगे, आपकी टेबल, उसकी लंबाई आपको नहीं पता, तो आप क्या करते हैं भाई, तो उसकी लंबाई पता करने के लिए एक ऑलरेडी नोन लेंथ लेकर के आते हैं जिसको कहते हैं इंची टेप। उसको ले आए और उसके साथ में रख करके क्या की तुलना करी। जैसे मान लीजिए किसी का हमको कैलकुलेट करना हो भाई वजन, तो क्या करते हैं भाई, हम उसके तराजू पे ले आके रखते हैं। एक तरफ क्या रखते हैं तराजू के, तो आप रखते हैं नोन चीज को। नोन मतलब भाई जो पहले से ही आपको पता है, जैसे मान लीजिए बाट में पहले से लिखा होता है ना, उसको एक तरफ रखते हैं, और दूसरी तरफ जो भी फल सब्जी जिसको भी आपको तौलना है उसको रखते हैं, और दोनों को ऐसा तुलना करके देख लिया जाता है। मतलब मापन का कोई मतलब ऐसा सच कुछ भी नहीं है भाई, बहुत आसान है। क्या मापन? एक तुलना है। किसकी तुलना? तो अज्ञात राशि की तुलना। किसके साथ? तो ज्ञात राशि के साथ। मतलब मापन एक तुलना है अज्ञात राशि का ज्ञात राशि के साथ। खत्म हो गई बात। क्या समझे भाई कि अज्ञात राशियों का ज्ञात राशियों के साथ में जब तुलना किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, तो इसी को कहते हैं मापन।
हम इन राशियों की बात करेंगे कि ये होते क्या है, लेकिन उसके पहले जरा इसको समझ के आते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई, क्या जरूरत पड़ गई हमको कि भाई ऐसे मेजरमेंट करना पड़े, मापन करना पड़े। तो समझेंगे थोड़ा सा चलते हैं हम पुराने समय में, जब मानव सभ्यताओं का भी विकास हो रहा होगा, जब मानव जैसे अभी जीव जंतु रहते हैं उस तरीके से जब मानव आदि मानव के रूप में जब जंगलों में रह रहा होगा, तो क्या इसकी आवश्यकता होगी, क्या वो ये सब कुछ कर रहे होंगे। तो आप समझेंगे कि उस समय पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि पूरा जंगल था, नदियां सबकी थी, तालाब सबके थे, जंगल पे लगने वाले जो वृक्ष थे वो सबके थे, उस पे लगने वाले फल भी सबके थे, आप कोई शिकार करते वो सबके थे, किसी का कुछ नहीं था ऐसा कि ये भाई मेरा है, अगर मैं ये दूंगा तो मैं गिन के दूंगा। भाई जब मैं देन लेन की बात कर रहा हूं, लेन देन की बात करो, तभी मेरे को जरूरत पड़ रही है मापन की, अदरवाइज नहीं पड़ रही है। वो जब जंगलों में रहा करते थे तब जिसको जितनी मर्जी पड़ा है, फल खा रहा है, जितना मर्जी पड़ा है, पानी पी रहा है, जितनी मर्जी पड़े उतने शिकार कर रहा है, क्या लेना देना, कुछ नहीं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्योंकि अगर सेम चीज के लिए भैया दो लोग के बीच में लड़ाई भी हो सकती है। मतलब कुल मिला जुला के ऐसा समझ में आता है कि जब तक ऐसा कुछ नहीं था, ये मेरा ये तेरा, तब तक ये मापन की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, और विकास के क्रम में आप ऐसा समझिए कि हुआ कुछ इस प्रकार कि मान लीजिए ऐसी जगह है और यहां से हमारा पानी बहता है, यहां से क्या हो रहा है भाई, यहां से पानी बह रहा है, और ये कुछ ऊंचाई वाली जगह हैं, यहां पे पेड़ पौधे, बहुत सारे पेड़ पौधे भाई यहां पे, और लोग इन्हीं जंगलों में कहीं कहीं पर अपना बसेरा जमाए हुए लोग रह रहे हैं। और शायद आपने अगर थोड़ी बहुत भी एसएसटी पिछले साल तक में आपने देखी है, तो उसमें आपको पता है कि जितनी पानी वाली जगह थी, सभ्यताओं का विकास उनके किनारे हुआ, उसके बहुत सारे फैक्टर्स आपने देखे थे। हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि भाई दो तरीके के झुंड हैं। क्या हुआ, थोड़ी बहुत मानव सभ्यता का जब विकास हुआ तो झुंड में रहना शुरू हुआ। जब वो झुंड में रहना शुरू हुआ तो एक बात समझते हैं, यहां जो नीचे रह रहे थे नदी के पास, इनके पास पीने का तो भरपूर मात्रा में पानी था, लेकिन खाने के लिए भैया इनके पास जंगल जो थे वो कम थे, ज्यादा कुछ फल नहीं था इनके पास खाने का, तो ये जल्दी इनके यहां खाना खत्म हो जाता था। ठीक इसी प्रकार आप एक कंडीशन समझिए कि जो ये लोग ऊपर की तरफ जो लोग हैं, यहां पे जो लोग हैं, यहां पे रहने वाले लोग या ऊंचाइयों पे रहने वाले लोग, इनके पास खाना तो भरपूर मात्रा में था, क्योंकि क्या है, जंगल लगा हुआ है, लेकिन इनको पीने का पानी नहीं था। तो इनको पीने के लिए भैया पानी ऐसा उतर के आना होता था, और जैसे ही यहां पे आएंगे इनको निपटा देना है, क्योंकि उस समय ऐसा थोड़ी था कि मानव को नहीं खा सकता, भाई खा भी सकता था। तो मतलब क्या करते भाई, ये इनको नुकसान पहुंचा सकते थे, इस कारण से ये यहां नहीं आते थे, या फिर छुप छुपा के कहीं कहीं से आ रहे थे। तो फिर उनको समझ में आया कि यार एक चीज ऐसा समझते हैं कि मुझे चाहिए क्या, फूड, मुझे चाहिए खाना, और इन्होंने क्या, यार मुझे चाहिए पानी। अब कोई लैंग्वेज तो थी नहीं जिससे कि ये दोनों आपस में समझ लें, तो क्या किया भाई, इशारों में जो भी कहा हो, जैसे भी समझा हो, इन लोगों ने एक कमिटमेंट लिया कि भैया ऐसा करेंगे कि हमारे लोगों को तुम यहां से पानी पीने जाने दो, और हम तुम्हारे लोगों को यहां जंगल में आने देंगे खाना खाने के लिए। मतलब हमारे इधर में जो कुछ चीजें हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, इन्होंने कहा कि हमारे यहां जो है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए अब यहां से शुरू हो गया एक दूसरे को लेन देन, लेकिन इनको एक चीज पता थी, अगर मैं कुछ दूंगा, मतलब पानी पीने जाने दूंगा, तो मुझे भी कुछ चाहिए। तो भैया भोजन की समझाइश हुई। अब ये बात हो गई तय, चलो भैया सब कुछ ठीक है, मामला से लट गया। लेकिन थोड़े दिन बाद एक सीजन बीता और एक लफड़ा फिर से सामने आ गया। क्या भाई, ये नदियां तो बहती हुई आ रही थी, इसके पास असीमित मात्रा में पानी थी, चल रही है नदी, बह रही है, पानी है, इनके कितने भी लोग आकर के यहां पानी पी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। किंतु एक दिक्कत हुई, ये जो लोग थे ये भूखे नंगे, इनने क्या किया भाई, उठाया जो यहां पे इनके पास का ये जो जंगल था, यहां का जो खाना साल भर चल सकता था, उठाया कि 3 महीने में धुआं उड़ा दिया। ठीक है, 3 महीने में ही भैया खा पी करके खत्म, सफाया। तो क्या होगा, यहां पे जो लोग थे जिनके पास में ये था, ये तो ठगा सा महसूस करने लगे, अरे यार इनको आने भी दिया और बदले में पानी दिया, लेकिन हमारा जो साल भर का खाना था वो खत्म, निपटा दिया पहले ही।
अब हम क्या करें, अब तो हम भी भूखे हो गए। ठीक है, तो क्या किया भाई, तो फिर दोनों ने फिर से समझौता किया, भाई ना 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 ऐसा नहीं चलेगा, अब मुझे ऐसा करना है कि आपके इधर से 2 बंदे को भेजा, किसके लिए भाई, तो इधर खाने के लिए, तो हमारे इधर से 5 बंदे चले जाएंगे भैया पानी पीने। अब देखिए ये नंबर्स तो उनको होंगे नहीं और ना ही ऐसी गिनती होगी, ठीक, तो ऐसे ही जनरली जा रहे होंगे, बट मैं आपके समझ के लिए यहां पे नंबर्स लिख रहा हूं कि एक इस तरीके की बात आई कि भैया तुम्हारे ये जाएंगे हमारे ये आएंगे, मतलब एक चीज समझ में आ जाती कि यहां से अब हमें संख्या की यूज का पता चलता है कि भाई अब हमें इनको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ एक मानक रखना पड़ेगा। ये मानक ही हुए, उस समय तो ऐसा 1 2 3 4 कुछ नहीं गिन पा रहे होते, एक मानक हो गया कि भाई ये इधर और ये इधर, ठीक है, तो ये इधर और यहां से 5 लोगों का एक झुंड है वो इधर पानी पीने, ठीक। अब ये क्या हुआ भाई, तो ये चला कुछ दिन, लेकिन फिर धीरे धीरे मानव सभ्यता का और विकास हुआ, तो फिर समझ में आया कि यार एक बात बताओ, इनको ये पानी के बहाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, पानी अपने आप बहता है, लेकिन हमें इन जंगलों में जो पेड़ों पे लगने वाले फल है वो पक्षियों से रक्षा करनी पड़ती है, और जंतु हैं जो कि इनको खा सकते हैं उनसे रक्षा करनी पड़ती है, और ये चुपचाप आते खा के चले जाते, पानी में तो इनको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। फिर उनको दिमाग आई नहीं यार ये तो फिर गड़बड़ मामला है, फिर उन्होंने फिर से कैटेगराइज किया। कैसा कैटेगराइज किया होगा भाई, तो उन्होंने ऐसा कह दिया होगा भाई हम पानी हर समय पीने जा सकते हैं, लेकिन आपके खाने आने के लिए एक समय फिक्स है, इतने में आइएगा और चले जाइएगा, क्योंकि इनको मेहनत लग रही थी, तो ये धीरे धीरे मिनिमाइज कर रहे थे। फिर आगे चलकर के ऐसी सभ्यताओं का विकास होते होते भैया राजगद्दी तक बात आ गई, राजा बनने शुरू हो गए, लोग शहर बसने शुरू हो गए, तब फिर से ऐसी दिक्कत आई कि एक दूसरे से लेन देन करनी है, तो फिर से वही बात कि भैया मैं कुछ चीज दूंगा तो मेरे को बदले में चाहिए। अब कैसे दूं कैसे लूं, तो पहले तो ऐसे चलता था, सपोज थोड़ा सा आगे बढ़ चुके अब कि भाई हमारे यहां चना का उत्पादन हुआ, चना है हमारे पास, सामने वाले के पास गेहूं है, मुझे गेहूं चाहिए हो और सामने वाले को चना चाहिए हो, तो हम दोनों आपस में लेन देन कर सकते हैं। अदरवाइज एक और व्यक्ति है, उसको चना तो चाहिए लेकिन उसके पास चावल है, अब वो चावल तो मैं ले नहीं सकता, तो मतलब एक इस तरीके की भी शुरुआत हुई कि जो लेन देन होना है वो कोइंसिडेंस वाली बात कि वो सामने वाले को भी उसी की जरूरत है जो मेरे पास है, और मुझे जो जरूरत है वो सामने वाले के पास है, तभी ये लेन देन शुरू हो पाएगी। तो ये तो बड़ा कठिन काम है। आपकी फिजिक्स की कॉपी कंप्लीट है और आपके दोस्त की इंग्लिश की कॉपी कंप्लीट है, आपको इंग्लिश की कॉपी चाहिए और उसको फिजिक्स की कॉपी चाहिए, तो लेन देन होगा। लेकिन अगर एक दूसरा व्यक्ति है, उसकी केमिस्ट्री की कॉपी कंप्लीट है और आपको इंग्लिश की कॉपी चाहिए, ठीक है, और उसको फिजिक्स की चाहिए, तो आप उससे केमिस्ट्री की कॉपी लेके क्या करेंगे? फिजिक्स तो की कॉपी तो दे देंगे, लेकिन केमिस्ट्री की कॉपी लेंगे क्या? तो बोलेंगे नहीं। तो इसके लिए एक बात समझ में आई कि भाई नहीं, ये सब खत्म करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम एक बर्तन से नाप देते हैं, एक बर्तन रख लिया, फिक्स कर लिया, इससे हमने नाप दिया, ये आपको दे दिया, जब आपके यहां होगी उपज तो आप भी इसी से नाप करके हमें दे देना। ये कुछ हद तक ठीक लगा, लेकिन इसमें भी फिर से कठिनाई आई। क्या कठिनाई आई भाई? तो ये जो बर्तन जो नापने के लिए आपको दिया था, वो बर्तन क्या होने लगा, थोड़े दिन तक के बाद ऐसे लोग आ गए जो देते समय छोटे बर्तन से दिए और लेते समय बड़े बर्तन से ले लिए। फिर से बात गड़बड़ होगी भाई। ठीक है भाई, व्यवस्थाओं पे भरोसा नहीं हो पा रहा ना, तो धीरे 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 करते करते आपको एक बात समझ में आ रही है कि जब लेन देन की बारी आई, जब विनिमय की बारी आई, ठीक है, जब हमारी सभ्यता का विकास हुआ, तब जरूरत पड़ी इस मापन की। वो माप ही रहे ना, किसी बर्तन से माप के हम दे रहे, ये मापन ही तो है। क्या बोला मैंने? तुलना करना, ये तुलना ही तो है, कंपैरिजन ही तो है। तो जब जब हम ऐसी तुलना करते हैं, जब जब इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं, इसी को हम मापन कहते हैं, तो यहां पर अब जरूरत पड़ने लगी हमको कि नहीं भाई ऐसे सब कुछ नहीं चलेगा, ये अविश्वसनीय है। कैसे समझा जाए कि आपसे 3 महीने पहले या 6 महीने पहले हमने लिए थे, वो इसी बर्तन से लिए थे, तो फिक्स कर दिया। बोले ना ना, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, एक स्टैंडर्ड कर देते हैं पूरा। तो यहां से एक बात समझ में आई कि भाई एक कोई चीज फिक्स की जाए, तो उन्होंने एक बर्तन को उठाया और फिक्स कर दिया। बोले यही बर्तन से कोई भी, मान लीजिए गांव है, उस गांव में एक बर्तन फिक्स कर दिया कि मेरे गांव में इसी बर्तन से कोई लेगा और कोई देगा, कुछ भी नापना हो इसी बर्तन से नपेगा। अब वो बर्तन फिक्स हो गया उस गांव के लिए सिर्फ,
थोड़े दिनों बाद समझ में आई कि यार हमारे गांव में तो सोयाबीन की खेती होती नहीं है और हमको अब सोयाबीन चाहिए, ये कैसे होगा? तो पता चला यार पड़ोस वाले गांव में होती है, लेकिन पड़ोस वाले गांव में गए तो बोले नहीं नहीं, हम इस बर्तन को कैसे विश्वसनीय माने भाई, हो सकता है आप इस बार लो और अगली बार जब हम लेने आए आपसे तो आप बदल दो उसको। तो मतलब पड़ोसी गांव से भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, बोले नहीं काम करते, दोनों गांव मिलकर के डिसाइड कर लेते एक बर्तन, उसी बर्तन से लेन देन होगा। तो एक उनने बना ली एक दूसरी बर्तन, उससे मेजरमेंट होने लगा, जिसको हम क्या कहेंगे भाई? तो इसी चीज को हमने कहना शुरू किया कि ये हमारी क्षेत्रीय हो गई, मतलब एक रीजन बेस में, एक क्षेत्र विशेष में। थोड़े समय बाद और सभ्यता विकसित हुई, हम और बाहर निकलने शुरू हो गए, व्यापार शुरू हो गया। तो जब हम बाहर निकले, मतलब मान लीजिए अब एक राज्य तक पहुंच गए, एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाने लगे, तो फिर तो वही दिक्कत कि इस राज्य में जो चीज चल रहा है दूसरे राज्य में नहीं समझा जा रहा है। तो फिर उनको चाहिए था एक स्टैंडर्डाइजेशन की, नहीं भैया दोनों राज्य में समझा जाए। तो उन्होंने फिर से एक यूनिट की खोज करी, एक फिर से इकाई बनाई, एक मापन की और दूसरी खोज की, जिसको हमने कह दिया कि भैया ये एक क्षेत्र नहीं, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हो गया, पूरे देश भर में समझी जाने वाली चीज हो गई। लेकिन जब देश में समझी जाने वाली चीज हमको मिल गई तो फिर समस्या आई कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपनी जो टेक्नोलॉजी है, अपना जो विज्ञान है, अपना जो प्रौद्योगिकी है, उसको कैसे शेयर करें। क्योंकि हम तो यहां पर जानते हैं हमारे लैंग्वेज में, हम तो यहां पर उनकी इकाइयों को अपने लैंग्वेज में समझते हैं, दूसरे देश वाले से कैसे बात की जाए। चलिए इन सभी के लिए हम छोटी छोटी सी बात करके लेकर के आते हैं। जैसे सिंपल सी बात कहता हूं मैं, पाव। अब जिस पाव को मैंने इस्तेमाल किया है, एक पाव, दो पाव, ठीक है। जैसे आप मिर्च खरीदते, जनरली पाव में खरीदते हैं, मिर्च जनरली चलता है, कॉमन है, और ये हमारे पूरे देश भर में समझी जाती है। किसी को बोलेंगे वो पाव समझ लेगा। लेकिन यही पाव आप फॉरेन में रह रहे किसी मित्र से आप बात करेंगे तो वो नहीं समझने वाला, क्योंकि उसको पता ही नहीं है पाव क्या है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्षेत्रीय यूनिट थी, ये हमारी रीजनल यूनिट थी, और लगभग हमारे पूरे नेशन में फैल चुकी है अब तो, ठीक है। उसी तरीके से हम जब बात करते हैं कुछ और इकाइयों की, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं केक खरीदने की, तो आपको पता होगा कुछ समय पहले तक पाउंड में केक आते थे, अब तो किलो में आने लगे। तो जब पाउंड में केक आता था तो भाई केक हमारे इंडिया का है ही नहीं, तो हमारे यहां का यूनिट इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है। अब केक जिन कंट्रीज का है वहां पे पाउंड में चलता है, उनका क्षेत्रीय या फिर उनका नेशनल यूनिट है तो पाउंड में ही चल रहा है। तो इससे समस्या आने लगी कि भैया एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। तो एक सम्मेलन किया और उस सम्मेलन में इस बात को विश्व भर के वैज्ञानिकों ने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि नहीं भाई, हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो कि हर देश में समझी जाएगी। तब लोगों की बातचीत आसान होगी, आदान प्रदान आसान हो गया, लोग एक जगह से दूसरी जगह इजीली चीजों को भेज सके, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अब समझ में आया होगा कि हमें इस मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों हुई, इसकी मापन की आवश्यकता इसीलिए हुई क्योंकि हमने लेन देन शुरू किया। हम ऐसा कोई कोइंसिडेंस नहीं करा सकते थे, तो हमने मुद्रा की खोज करी। हमने कहा भैया दुकान से सामान ले रहे हो ना, उसको पैसा दो, कुछ भी किसी भी चीज की आपको आवश्यकता, आप उसको एक मुद्रा के साथ में, एक पैसे के साथ में आप क्या कर सकते हैं भाई, उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। मुद्रा मतलब जो रुपया, जैसे हमारे इंडिया की करेंसी जो है भाई रुपया, हम रुपया में कुछ भी चीज एक्सचेंज कर सकते हैं, कुछ भी। उससे फायदा क्या हुआ? तो ऐसा आप कोइंसिडेंस ढूंढने की जरूरत नहीं है कि यार ठीक है उसके पास गेहूं है मेरे पास चावल है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। जैसे आप अपने दोस्त के साथ भी ये काम कर सकते हैं, भाई तेरे को फिजिक्स की कॉपी चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, मेरी कॉपी कंप्लीट है, मैं मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में बना हूं तो मेरे नोट्स बिल्कुल कंप्लीट है, तू ले जा, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे भाई, तो उसको सिंपली उसी समय कह देंगे कि भाई इसके बदले में चाहिए मेरे को क्या, अभी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और तुम भी अपने दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दो। हो गई ना हिसाब किताब बराबर, ठीक है। तो मतलब आपको समझ में आया क्या भाई, तुरंत के तुरंत लेन देन खत्म कीजिए, किसी एक कॉमन चीज से कंपेयर कर दीजिए, ठीक। आइए तो अब जरा हम बात करते हैं इसकी, तो यहां पर हमको देखने को मिल रहा है क्या भाई, कि मानव सभ्यता के लगातार विकास के साथ जब भौतिक वस्तुओं का आदान प्रदान, ठीक है, करना प्रारंभ किया, तब सटीक मात्रा पता करने के लिए मापन की आवश्यकता हुई। सटीक मात्रा से क्या समझ में आता है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए थी, मुझे इस तरीके की कोई वैल्यू नहीं चाहिए कि ठीक है यार तुमको दे दिया, तुम ले जाओ, देखना जब होगा तो मुझे दे देना, वो पहले चलती थी। लेकिन जब सभ्यता का विकास हुआ तो भैया नहीं, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, इसके लिए हमें मापन की आवश्यकता हुई। और किसी भी मापन को व्यक्त करने के लिए मुझे एक तो चाहिए होता है नंबर,
जिससे पता चलता कोई चीज ज्यादा है कोई चीज कम है। और दूसरा उसके लिए चाहिए होता है भैया इकाई। क्या चाहिए? एक चाहिए होता है हमको नंबर और दूसरी चाहिए होती है हमको क्या? इकाई, यूनिट, जिसको सम्मिलित रूप से मिला करके क्या कहते हैं? राशि। हमने कही थी ना कि हम इसकी बात करेंगे, तो ये राशि क्या है भाई? वो वाली नहीं, वो मेष मकर धनु वो वाली नहीं, वो अलग है राशि भाई, ये राशि अलग है। ये राशि क्या है? तो ये राशि संख्या और इकाई से मिलकर के बनी है। संख्या और इकाई से हमको समझ में क्या आता है भाई? तो कहीं पर भी अगर आपको ऐसा दिख रहा हो एक संख्या, तो इस संख्या के अकेले कोई मायने नहीं है, इसके साथ में जब तक कोई इकाई ना जुड़ी हो। कैसे भाई? तो जैसे मैं ऐसा कह देता हूं 5 लीटर। 5 क्या है? ये 5 वो संख्या है, और ये लीटर क्या है? ये लीटर इसकी इकाई है। ठीक है, मतलब क्या समझ में आता है? इससे आपको वैल्यू समझ में आती है, अमाउंट समझ में आता है कि वो कितना है, और इससे आपको नेचर समझ में आता है, आपको इसकी प्रकृति समझ में आती है कि किस प्रकृति की है। अब देखिए, मैंने कुछ नहीं कहा, आपको समझ में आ गया होगा कि भैया लीटर लिखा है मतलब क्या है ये चीज? ये कोई लिक्विड है जिसका मापन किया जा रहा है। वो कौन है? एक लिक्विड है, एक तरल है, और 5 उसका अमाउंट है भैया। मतलब ये दोनों चीजों से मिलाकर के जो बनता है, इसी को हम कहते हैं क्या? राशि। तो सबसे फर्स्ट में तो हमें इसी राशि की डिस्कशन करनी है, जिसके बारे में हम बहुत कुछ सीखेंगे समझेंगे। तो राशि के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो 2 तरीके की राशि होती है, एक तो मूलभूत और एक व्युत्पन्न। एक ऐसी राशि है मूलभूत। मूलभूत मतलब जिसको और खंडित नहीं किया जा सकता, सबसे बेसिक, सबसे छोटी जो होगी उसको कहते हैं मूलभूत राशि। और व्युत्पन्न राशि का मतलब है इनका इस्तेमाल करके हम कुछ नई 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 चीजें बनाएंगे, वो व्युत्पन्न होगी, वो डिराइव्ड होंगी। ठीक है भाई, चलिए तो हम जरा आगे बढ़ते हैं और हम जरा समझते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें हम यह ज्ञात करते हैं कि कोई दी हुई राशि का मानक राशि के कितने गुना है, इस प्रक्रिया को ही मापन कहते हैं। मैंने क्या बोला कि कोई भी अज्ञात का ज्ञात से तुलना ही मापन है। अब कैसे भाई? तो कितने गुना है, कितने गुना है कहने से क्या समझ में आ रहा है आपको? तो एक बात देखिए, ये इतना बड़ा सा कोई ये कागज का टुकड़ा है, मेरे पास वो 15 सेंटीमीटर वाली स्केल है, तो एक बार नापा यहां तक, फिर वही 15 सेंटीमीटर भाई स्केल है, 15 सेंटीमीटर दोबारा नापा, यहां पहुंचे, फिर हमने 15 सेंटीमीटर नापा तो यहां पहुंचे। तो मतलब कितनी बार नापा? 3 बार। कितना कितना? ये 15 सेंटीमीटर जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में थी उसकी बात कर रहा हूं मैं, ये भी 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर की ये 3 स्केल्स के साथ में, ये भी कितना है? 15 सेंटीमीटर। इन तीनों स्केलों के साथ में हमने देखा कि भाई ये जो मेरा कागज का टुकड़ा था यहां से यहां तक, ये 3 गुना था किसका? 15 सेंटीमीटर का, मतलब 45 सेंटीमीटर है। इसी तुलना को हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट। ठीक है, सिर्फ ऐसा ही नहीं, आप तो किसी वजन को भी इसी तरीके से कर सकते हैं कि मान लीजिए इतना सारा ढेरी हो किसी अनाज का, आपके पास में एक तराजू है ऐसा, और इस तराजू पर आपने एक तरफ रख दिया भैया बाट फिक्स वाला, कितना? 5 किलो का, और इस पर आप अनाज को चढ़ाते जाइए, कंपेयर करते जाइए हर बार। ये डंडी जब जब सीधी आएगी तब तब ये 5-5 किलो का होता जाएगा। तुलना कर लीजिए कितनी बार हो रहा है? 4 बार हो रहा है, 5 बार हो रहा है। इसी को हम क्या कह रहे हैं भाई? इसी चीज को हम मेजरमेंट कहते हैं, इसी चीज को हम मापन कहते हैं। अब मानक राशि को उस मापन का मात्रक कहते हैं। अब मानक राशि का मतलब क्या है भाई? मानक राशि का सिंपल सा मतलब जैसे मैंने बोला ना कि वो लीटर बता रहा है कि भैया वो लिक्विड है, केजी बता रहा है कि कुछ ऐसी चीज है जो सॉलिड है। अगर मीटर कहता हूं तो आपको समझ में आता है कि भैया वो कोई लंबाई का माप है। तो ये एक मानक होगा, एक मैंने जो बात करी कि एक ऐसी वैल्यू होगी जो सर्वमान्य हो, सब लोग उसको समझें, सब लोग उस पर विश्वसनीयता सबकी हो। ठीक है, उसी को हम कहते हैं क्या भाई? उसी को कहते हैं मात्रक। जैसे लंबाई एक मापन है जिसका मात्रक क्या होता है भाई? मीटर। अर्थात लंबाई को मीटर में मापा जाता है। अब किसी भी मापन को प्रदर्शित करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होती है 2 चीजों की, एक तो उसके संख्यात्मक मान की और दूसरी उसकी इकाई की। ठीक है, मतलब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, Q जो है ये एक राशि है,
तो उस राशि को प्रदर्शित करने के लिए एक तो आपको क्या चाहिए, संख्यात्मक मान, और दूसरी उसकी क्या चाहिए भैया, तो दूसरी उसकी चाहिए इकाई। अब जैसे यहां पे लिखा है 5 लीटर, 7 मीटर, इनसे क्या समझ में आ रहा है भाई, ये दोनों क्या है, ये दोनों ही संख्यात्मक मान है, n है। और ये दोनों की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों क्या है, ये हमारी यूनिट है, ये हमारी इकाई है, ये हमारे मात्रक हैं। ठीक है, यही हमारी इकाई, यही हमारे मात्रक। ठीक है, अब एक और चीज समझ में आती है कि ये जो मात्रक हैं, ठीक है, आपने तो और सारे सुने, जैसे मान लीजिए मैं लंबाई की बात करता हूं, यहां पे मीटर लिखा, आपने तो सेंटीमीटर भी सुना है, आपने तो किलोमीटर भी सुना है। तो भाई क्या होता है, इनको बदला जा सकता है। कैसे, तो इनको एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ में कंपेयर करके बदला जा सकता है। जैसे अगर आप 100 सेंटीमीटर लेते हैं तो 1 मीटर कहते हैं, आप उसी प्रकार से 1000 मीटर लेते हैं तो 1 किलोमीटर कहते हैं। तो इनको जो बदलना होता है आपस में, तो एक फॉर्म है, जैसे Q जो राशि है उसको हम लिख सकते हैं N1U1 या फिर N2U2 में। N1U1 N2U2 क्या है भाई, तो ये देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। अब यहां पे मैंने क्या लिखने की कोशिश करी, तो 100 सेंटीमीटर से क्या समझ में आता है भाई, तो ये है मेरा N1, ये है मेरा U1, ये हो गया मेरा N2, ये हो गया मेरा U2। भैया एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर इकाई बदलेंगे ना तो इसके न्यूमेरिक मान में भी बदलाव आ जाएगा। इकाई बदलेंगे न्यूमेरिक मान में बदलाव आएगा, क्योंकि इसके कंपैरिजन इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं और सिंप्लीफाई अगर कर लूं तो मैं ऐसा लिखता हूं 60 सेकेंड बराबर भाई 1 मिनट। क्या समझे इससे, तो इससे ये समझे कि भाई यहां पर N1 U1, ये है हमारा N2 U2। अच्छा यहां पे एक ही होगा क्या हर बार, नहीं भैया, दो भी हो सकता है। अगर 120 सेकेंड है तो ये 2 मिनट है। ठीक है, यहां पर ये क्या है, ये N1 है 120, U1 है सेकेंड, N2 है 2 और U2 है मिनट। सिंपल है ना, आसान है ना भाई। मतलब क्या समझ में आता है कि जो एक मेजरमेंट ले लिया उसको जरूरी नहीं है कि उसी फॉर्मेट में रहने दें। अगर हमें एग्जैक्टली उसका दूसरा कंपैरिजन पता है तो हम उसके दूसरे कंपैरिजन पे भी जा सकते हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं, अलग यूनिट्स में उसको व्यक्त कर सकते हैं। मतलब कि भाई ये यूनिट्स जो होती हैं, ठीक है, वो कंपेयर करने के काम में आ रही है हमारी होल सोल को। जैसे एक बात समझेंगे कि यहां पर मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा सा पत्थर, ये इतना बड़ा सा, अब क्या करना है भाई, तो इसको मापना है। अब मुझे कुछ नहीं, वे इकाई विकाई कुछ आती ही नहीं है, तो मैं कैसे मापूंगा इसको, तो मैंने इसको मापने के लिए क्या किया भाई, एक छोटा सा पत्थर उठा लिया। अब इस छोटे से पत्थर से इसको अब क्या करना शुरू किया, तुलना करना शुरू कर दिया। इस छोटे से पत्थर से इस बड़े पत्थर की क्या करनी शुरू कर दी, तुलना। कैसे तुलना कर सकते भाई, या तो इसको तोड़ तोड़ करके इससे कंपेयर करना शुरू कर दिया और पता किया कि कितने ऐसे छोटे छोटे पत्थर इसके अंदर आ सकते हैं। इसी चीज को तो मापन कह रहे हैं। यही चीज जो है वो मेजरमेंट है भाई। क्या कि मान लीजिए आपके पास एक बड़ा पत्थर है और आपको उसका भार ज्ञात करना है, ठीक है, इस बड़े पत्थर का, तो आप कैसे करेंगे, तो आप करेंगे पत्थर के एक छोटे से टुकड़े को मानक मान लीजिए। ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा वो मानक। मानक का मतलब सिंपली मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस है, जिसको आप सिर्फ मान रहे हो तो ये आपके लिए इसका भार दे देगा। 4 लोग और मान रहे हो आपके मानक को तो उनके लिए भी ये कैलकुलेशन मायने रखेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको मानक कह रहे हैं। और उस छोटे टुकड़े को एक नाम दे देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया ये 100 ग्राम का टुकड़ा मैंने ले लिया। ये कितने का ले लिया भाई, 100 ग्राम का। मैं स्टैंडर्ड में ही बात कर ली। अब 100 ग्राम का टुकड़ा लिया तो अब इस टुकड़े से पूरे पत्थर का भार हम ज्ञात कर सकते। कैसे, इस 100 ग्राम से इसको कंपेयर करके। हर बार इस 100 ग्राम से इसको कंपेयर करेंगे और हम इसका मान ज्ञात कर सकते। मतलब हमारी जो कही बात थी वो हो गई ना। क्या कही थी कि किसी दी गई भौतिक राशि को उसके मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। यहां पे हमको कुछ भी बुकिश नहीं समझना भाई। जो आपके दिमाग में इधर 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 जो बन रहा है ना, वही है डेफिनेशन, उसी को लिखना है। क्या समझे, अब तक मैं तो यही समझे कि भैया किसी भी चीज का कोई भी अज्ञात है, उसकी किसी ज्ञात के साथ में तुलना कंपैरिजन करना ही हमारा मापन है। और मापन को व्यक्त करने के लिए क्या चाहिए, तो एक नंबर चाहिए और एक यूनिट। नंबर उसकी मात्रा को बता देगा और इकाई उसके नेचर को बता देगा। खत्म। इतनी सी बात कर रहे भाई।
क्या क्या नंबर उसकी मात्रा को, इकाई उसके नेचर को, कि किस तरीके की चीज है वो। चलिए, तो मतलब एक बात समझ में आ गई कि यहां से जब जब मुझे एक्सप्रेशन चाहिए होगा, जब जब मुझे लिखना होगा, जब जब मुझे समझाना होगा, तो मुझे चाहिए होगा क्या भाई, तो मुझे चाहिए होगा एक स्टैंडर्ड वैल्यू। क्यों स्टैंडर्ड? क्योंकि भरोसा कौन करेगा। मैंने तो कह दिया कि भाई ये इतना है इसकी मात्रा, या मैंने ऐसा समझा 2 ढेरी रखी हुई है, मैंने कह दिया भाई वो वाली ढेरी ज्यादा है और ये वाली ढेरी कम है। पता चला कि सिर्फ और सिर्फ हमको देखने का फर्क हो रहा था, वो कम थी और ये ज्यादा थी। पता कैसे चलेगा? तो मुझे एग्जैक्ट चाहिए। एग्जैक्ट के लिए क्या चाहिए होगा, तो भाई कुछ स्टैंडर्ड चीजें चाहिए, कुछ फिक्स चीजें चाहिए। वो स्टैंडर्ड को क्या कहें, तो ऐसा समझ के चलेंगे, वह स्टैंडर्ड मात्रा जो भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, भौतिक इकाइयां कहलाती। स्टैंडर्ड का मतलब जो सर्वमान्य हो, जो सिर्फ हम ही नहीं समझे, जो हमारे जो पड़ोसी हैं वो भी समझे, दूसरे देश वाले हैं वो भी समझे, तो भाई उसको ही जो सर्वमान्य हो भाई, उसी को हम कहते हैं भौतिक राशियां, उसी को हम कहते हैं फिजिकल यूनिट्स। ठीक है, इनकी हम थोड़ी सी और बात करेंगे। जरा आगे बढ़ते हैं, देखें ये होता क्या, क्या क्या होना चाहिए। तो पहला तो ये अच्छी तरीके से परिभाषित होना चाहिए। ये नहीं कि अपनी कंडीशन आई तो बदल दी, देने की बारी आई तो कम दी, और लेने की बारी आई तो ज्यादा कर दिया, ऐसा नहीं। अच्छे तरीके से परिभाषित होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट परिभाषा होनी चाहिए उसकी। हम अभी बात भी करेंगे कैसे एग्जैक्ट परिभाषाएं आती हैं। ठीक, अगली बात करेंगे, सुविधाजनक आकार की होनी चाहिए। आकार से मतलब ऐसा है भाई, शेप से मतलब नहीं है। आकार का मतलब यहां पे इस बात से कि ऐसा हो जिससे तुलना करना आसान हो। अब कहेंगे ये क्या बोल रहे भाई, कब से तो यही कर ही तो रहे, इसमें आसान क्या होना है। तो आसान ये होना है भैया कि आपको नापना है, मान लीजिए 2.5 किलो। कितना? 2.5 किलो। अब किसी चीज का 2.5 किलो आपको मापना है, और आपके पास जो बाट है, वो बाट जो है भैया 1 किलो का है। कितने का? 1 किलो का हमारे पास है बाट। और हमको जो चीज का लेन देन करना है, जिस चीज का आदान प्रदान करना है, वो कितना है भाई? 2.5 किलो चाहिए मुझे अनाज। मत चलिए, अब आप स्वयं बताइए, 1 किलो के बाट से तौल के 2.5 केजी दे पाएंगे क्या? तो आप कहेंगे नहीं भैया ये तो बड़ा कठिन काम हो गया, क्या करूं? तो मैं भाई इस तरीके से एक तराजू लेकर के आया, और इस तराजू पर, अच्छा यही वाली तराजू क्यों ले रहे भाई, डिजिटल भी तो आ गया है, सब लफड़ा क्यों करना। तो भैया डिजिटल तक अभी हम पहुंचे नहीं है, हम पहुंचेंगे डिजिटल तक। अभी तो हम इसी के जरिए चलेंगे, क्योंकि जब हमें एक ऊंची बिल्डिंग देखनी हो तो भैया बेस नींव तो समझनी पड़ेगी ना। तो क्या समझे कि यहां पे क्या करना, क्या समझ में आता होगा आपको भाई, क्या कर सकता हूं मैं? तो मैं एक काम करता हूं, मैं तो भैया इस अनाज को सबसे पहले 5 बार तौलूंगा, क्योंकि यहां पे मेरा बाट फिक्स है। कितने का? 1 केजी का। तो मैंने कितने बार तौला भाई? 5 बार तौला। तो मतलब कितना तौल दिया मैंने? 5 किलो। अब कहेंगे भाई 2.5 किलो देना था यार, 5 किलो क्यों तौला? तो मैंने 5 किलो तौला। तौलने के बाद अब क्या करूंगा, तो मैं अब इसके बाद इस बाट को उतार दूंगा। बाट को उतारने के बाद क्या करूंगा भाई, तो मैं अब ये 5 केजी अनाज को कुछ इधर चढ़ाऊंगा, कुछ इधर चढ़ाऊंगा, और तब तक जब तक ये डंडी बिल्कुल बराबर ना हो जाए, तब तक मैं इसमें से इसमें करते रहूंगा। तो क्या होगा भाई, आधा आधा बट गया, तो ये 5 किलो का 2.5 किलो आ गया। अब सोचिए कितना टिपिकल काम किया। वहीं पर अगर आपके पास ये 500 ग्राम का होता बाट, तो आपको 2.5 किलो तौलने के लिए 5 बार में तुल जाता। यहां पे 5 बार हुआ, और 6वीं बार आपने कंपैरिजन के लिए आधा आधा किया, लेकिन यहां 5 बार में ही हो जाता। और भी चीजें, अगर मान लीजिए आपके पास 1 किलो वाला भी होता और ये 500 ग्राम वाला भी होता, तो 2 बार किलो का नाप देते और 1 बार 500, तो 3 बार में ही वैल्यू आ जाती। हो सकता था 1-1 किलो के आपके पास 2 बाट हो गए होते, तो 2 किलो और 1 बार आधा किलो वाला बाट चढ़ाया, हो गया 2.5 किलो, 1 बार में ही नाप दिया। मतलब क्या समझ में? इसका जो साइज है वो ना तो बहुत बड़ी ना ही बहुत छोटी, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी रख दो, 5 किलो का रख देते इकट्ठे बाट और आधा आधा कर लेते, तो भैया वहां पर भी दिक्कत है। चलो आज 2.5 नापना है, कल 3.5 किलो नापना होता, तो फिर क्या करते? तो मतलब क्या समझ में आता है, इस तरीके का हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या जो इकाई होनी चाहिए, जो कि क्या करे भाई,
छोटे से छोटे वैल्यू को भी मेजर कर सके, बड़े से बड़े को भी मेजर कर सके। तो साइज का ये मतलब है, आकार का ये मतलब है, या आसानी से प्रस्तुत करने योग्य। अब ऐसा ना हो कि इतना कठिन हो जाए कि सामने वाले को समझा ही नहीं पा रहे, कुछ एक टिपिकल सा कोई फॉर्मूले जैसा दिख रहा, बोले ये है इसकी इकाई, तो भैया सामने वाला समझ ही नहीं पा रहे। अगली क्या बात होती है, यह भौतिक परिस्थितियों जैसे दबाव, तापमान आदि में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब भैया वजन कर रहे हैं, पता चल रहा है कि गर्मी का दिन है तो अलग वजन आ रहा है और ठंड का दिन है तो अलग वजन आ रहा है, तो फिर तो ये गड़बड़ हो गई। तो मतलब जो इकाइयां हैं वो टेम्परेचर से, प्रेशर से, मतलब भौतिक परिघटनाओं के बदलने से उसके ऊपर कोई असर ना आए, ताकि आप एग्जैक्ट कैलकुलेशंस बता पाए। और अगली अगर बात करें तो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत होना चाहिए, मतलब इंटरनेशनली इसको समझा जाना चाहिए, हर जगह के लोग इसको मानते हों। इतने सारे अगर गुण हैं तो यही है हमारी भौतिक इकाई, ये सारे गुण हैं तो यह है भौतिक इकाई भाई। अच्छा, तो जब ये भौतिक इकाई है तो इसके प्रकार क्या है? तो ये दो प्रकार के हैं। जैसे हमने राशियों की बात करी, तो राशियों की बनावट किसके साथ है? तो राशियां बनी हैं हमारे नंबर्स और इकाई के साथ। तो नंबर जो थे, नंबरों में तो कोई प्रकार होने से रहा भाई, नंबर तो नंबर है, फिक्स है, लेकिन जो हमारी इकाइयां हैं उनके प्रकार होंगे, और उन्हीं के प्रकार के आधार पर जो राशियों की बात करी थी कि एक मूलभूत राशि होगी और एक व्युत्पन्न राशि होगी, तो मूलभूत इकाई और व्युत्पन्न इकाई। मूलभूत इकाई का मतलब वो इकाइयां, मूलभूत इकाई का मतलब क्या भाई? वो इकाइयां जो कि डायरेक्टली मेजर हो जाती हैं। ठीक है, मतलब एक बात थोड़ी सी समझता आता हूं मैं यहां पे। देखें, मापन जो है ये दो तरीके से पॉसिबल है। एक है हमारे पास डायरेक्ट और एक है हमारे पास इनडायरेक्ट। अब कहेंगे ये दोनों क्या है भाई? तो डायरेक्ट मेजरमेंट का ये होता है सीधा, मतलब कि सीधे सीधे मेजर किया जा सकता, कोई गणितीय कैलकुलेशन, कोई गणितीय हल की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होगा भाई? तो जैसे मान लीजिए समय नापना है, तो आप बताइए समय नापने के लिए कोई कैलकुलेशन चाहिए क्या आपको? डायरेक्टली नाप सकते हैं ना। आपको किसी चीज की लंबाई नापनी है, आप सीधे सीधे पैरों से भी गिन करके इसकी लंबाई नाप सकते हैं। लेकिन वहीं पर आपको निकालनी हो चाल। आप देखिए भाई, चाल जो है ये बना है दूरी से और समय से, तो मतलब ये बना है लंबाई से और समय से, तो इसको तो कैलकुलेशन लगेगा। ये तो इनडायरेक्ट हुआ, डायरेक्टली लंबाई और समय निकाल सकता हूं, इनडायरेक्टली मैं उसमें चाल निकाल सकता हूं। तो वो इकाइयां या वो मापन जो डायरेक्टली होती है, उस मापन के लिए प्रयोग होने वाली जो इकाई है वही है मूलभूत इकाई, जो डायरेक्टली सीधे सीधे मिल जाती है, जिसका और खंड नहीं हो सके। इसका खंड है, ये दूरी और समय में खंडित है। इसका क्या खंड है भैया? समय का क्या खंड है? कोई ऐसा टुकड़ा, कोई ऐसी चीज जिसके बारे में और कह सकते कि नहीं भैया ये दो चीजों से मिलकर के बनी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो सभी चीजें जो सीधे मेजर होकर के आती है डायरेक्टली, वो कहलाती है हमारी मूलभूत इकाई। और व्युत्पन्न का मतलब है जो मूलभूत से उत्पन्न हो। व्युत्पन्न कह रहे हैं ना, जो मूलभूत से उत्पन्न हो वो व्युत्पन्न है, खत्म बात। चल आइए जरा एक बार बात करें। तो वे भौतिक इकाइयां जिन्हें ना तो एक दूसरे से प्राप्त किया जा सकता है, न ही उन्हें और अधिक सरल इकाइयों में हल किया जा सकता है। भैया ये देखिए, चाल जो है जिसमें दूरी और समय आया, इन सभी के लिए मैं इकाइयों की अगर बात कर लूं तो इसको, समय को आप सेकंड में नापते हैं, लंबाई को आप मीटर में नापते हैं, चाल को आप मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं, क्योंकि ये मीटर होता है और ये सेकंड होता है। तो ये तो व्युत्पन्न हो गया ना, और वो दोनों अब खंडित नहीं हो पा रहे। तो इसीलिए कह रहे हैं भाई कि जिनको है ना सरल इकाइयों में अब नहीं हल किया जा सकता, समय को सरल इकाई में हल करके बताइए, कुछ नहीं है। तो इसलिए यह मूलभूत इकाई है। मूलभूत मात्राओं की इकाइयां जैसे द्रव्यमान, लंबाई, ये सब क्या है? मूलभूत, सीधे मेजर होती है भाई ये सब। ठीक है, और ये मूलभूत इकाइयां बहुत गिनती के भैया साथ ही हैं। हम करेंगे बात अभी जस्ट व्युत्पन्न की, जैसे हमने अभी बात करी कि व्युत्पन्न मतलब अन्य सभी भौतिक इकाइयां जिन्हें मूलभूत इकाइयों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न। भाई सीधा, मूलभूत मतलब सबसे बेसिक, उस बेसिक से जो कन्वर्ट होकर के जो उत्पन्न होकर के आएगा वो भी उत्पन्न। ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे? व्युत्पन्न कहेंगे।
तो इसको कहते हैं भाई व्युत्पन्न इकाइयां। जैसे चाल की बात करें, चाल क्या होता है भाई, तो तय की गई दूरी बटा समय, अभी हमने जैसे बात करी थी। इकाई की बात करते हैं तो ये होता है मीटर पर सेकेंड। अब देखिए मीटर मूलभूत है और ये सेकेंड भी मूलभूत है, ठीक है ना, ये बेसिक है, फंडामेंटल यूनिट्स। आइए आगे बढ़ा जाए और समझते हैं हम जरा ये मानक क्या होता है पहले, फिर हम आएंगे इनके मूलभूत इकाइयों पे। मानक का बेसिकली मतलब क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जिसके कारण हम कहते हैं कि भैया ये सर्वमान्य होगा। क्यों हमको मानना पड़ता है कि भैया इतनी सी लंबाई है, इसी को मीटर, 1 मीटर कहेंगे, मेरी मर्जी, मैं तो इतने दूरी को कहूंगा भैया 1 मीटर। आप जिसको 1 kg कहते हैं अभी के समय में, मैं उससे ज्यादा कोई चीज होगी उसको मैं 1 kg कहूं तो क्या गड़बड़ हो जाएगी भाई, मेरी मर्जी। आपने भी तो अपनी मर्जी चलाई थी, आपने भी अपनी मर्जी चलाई और अपनी मर्जी से कह दिया भैया नहीं ये रखो, इसको आज से कहना 1 kg। तो भैया ऐसी अपनी मर्जी नहीं चलाई थी। एक सम्मेलन के बाद ऐसा डिसाइड हुआ था, ठीक है, क्या डिसाइड हुआ था भाई, तो ये फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वहां पर एक सम्मेलन हुआ और वहां पर डिसाइड किया गया। क्या डिसाइड हुआ, तो इस डिसाइड ये हुआ कि भैया आपके देश की जो यूनिट्स है वो दूसरे देश में काम नहीं कर रही है, तो ये प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा। 2 देश के साइंटिस्ट एक साथ मिलकर काम नहीं कर पा रहे, आपके यहां की टेक्नोलॉजी कुछ चल रही है, हमारे यहां की टेक्नोलॉजी कुछ चल रही है, तो भैया ये दोनों में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए, कैसे ले आया जाए दोनों में कनेक्शन। तो उसके लिए लोगों ने डिसाइड किया कि भैया एक काम करो, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं जो ये सब चीजों का डिसीजन लेगी, और डिसीजन लेते समय उसकी मर्जी नहीं चलेगी कि भैया जो मन किया कर दिया। वो डिसीजन लेते समय इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखेगी कि भाई जो कैलकुलेशंस के आधार पे वो एक मानक वैल्यू तैयार करेगी उसका दूसरे के साथ में भी रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमें पता है किसके बारे में भाई, मैं सिंपली लिख रहा हूं, ये आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित है। जो भार होता है वो होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है भाई, द्रव्यमान इंटू होता है त्वरण। अब जो वेट है ये जनरली ये भाई क्या लिखते हैं, तो मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक बात समझ में आता है कि किसी चीज के भार की जब आप कर रहे होंगे स्टैंडर्डाइजेशन, तो उसमें आपको मास और ये जो है ये त्वरण, ये गुरुत्वीय त्वरण के बराबर गुरुत्वीय त्वरण होता है भाई ये। तो ये गुरुत्वीय त्वरण और जो मास है इन दोनों का प्रोडक्ट ही होना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन गड़बड़ होगा। तो कल को भैया जिसको जो मर्जी पड़ा है वो लेकर के आ जाए, बोलेगा भैया ये रहा आपका 1 kg। तो इसीलिए मानक स्टैंडर्ड फिक्स की गई। क्या है जरा समझते हैं। एक मानक लंबाई, एक मानक मीटर वह लंबाई है जो फ्रांस देश की राजधानी पेरिस में रखी हुई प्लेटिनम और इरिडियम, ये मटेरियल है भाई, कैसा 90% प्लैटिनम है उसके अंदर और 10% इरिडियम है। इन दोनों को मिला करके एक मिश्र धातु की क्या बनाई, छड़, और उस छड़ पे 2 चिन्ह बना दिए। भैया उन्होंने क्या किया, प्लैटिनम और इरिडियम को मिलाया और मिलाने के बाद ऐसी एक छड़ रख दी और इन छड़ों पे 2 मार्किंग्स बना दी, बोले भैया ये और ये, और इसको रखा कितने पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि हमने अभी समझा था कि इकाइयों के पास में भाई एक चीज है कि दबाव और तापमान के कारण बदलनी नहीं चाहिए। तो ये अपने गुण बदल सकते हैं ना, लंबाई बदल सकती है ना। तो ये हमारा 90 और 10% प्लैटिनम और इरिडियम के साथ में मिला हुआ 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा है, और इन दोनों के बीच के जो ये दूरी है इसी को हमने कह दिया क्या, 1 मीटर। अब जितने भी देश भर में, जितने भी पूरे विश्व भर में जो स्केल बनी वो सभी इसी से कंपेयर होकर के बनी। तो भैया एक ही जगह से कंपेयर होकर के अगर बन गई तो सब तो सेम हो ही जाएंगे ना, ठीक है। अगर सबके सब इसी स्केल से कंपेयर हो करके बन रही है तो सब स्केल्स कैसे हो जाएंगे, सेम। अब इसी में कन्वर्जेंस बनाने शुरू किए कि ऐसे ऐसे अगर मैंने 1000 स्केल्स को एक साथ जोड़ दिया तो भैया 1000 मीटर अगर कह दूंगा तो इसी को कह दूंगा मैं 1 किलोमीटर। तो किलोमीटर से मुझे कोई मतलब नहीं भैया, ये मीटर से मतलब है। इसकी अगली ये कैलकुलेशन बनी, ठीक है ना। तो मानक लंबाई का मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हमने निकाला किसको, मानक सेकंड को, मतलब मानक टाइम। तो मानक सेकंड क्या होगा भाई, तो 1 सेकंड बहुत समय अंतराल है। अब आपको तो लगता होगा भैया 1 सेकंड तक हो गया,
लेकिन ये 1 सेकेंड बहुत ज्यादा समय अंतराल है भाई, 1 सेकेंड भी बहुत ज्यादा ड्यूरेशन है। कैसे? जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम मटेरियल, ये भी एक तत्व है, कितना भाई 133, इसको सीजियम 133 को, इसके जो परमाणु हैं, ये इसके परमाणु आप नंबर देखिए भाई, 9 192 631 770 बार कंपन करते हैं। ये कितनी बड़ी वैल्यू हो गई, ठीक है ना? अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भाई एक बहुत बड़ी वैल्यू है। इतनी बार हम 1 सेकेंड को विभाजित कर सकते हैं। मतलब मैं कुछ ऐसा कहूं, 1 सेकेंड का सबसे छोटा हिस्सा 1/9 192 631 770, इतनावा हिस्सा होता है सबसे छोटा सेकेंड का। तो आप समझ रहे हैं 1 सेकेंड कितना छोटा है। किसके लिए? क्या तो मतलब सीजियम का जो परमाणु है वो जितनी बार कंपन करेगा, तो 1 सेकेंड में भैया इतनी बार कंपन कर जाता है, ठीक है? तो मतलब ऐसा हुआ कि वहां से समय का निर्धारण कर दिया। अब इस सीजियम अपना गुणधर्म थोड़ी बदल देगा। यहां पे जो प्लैटिनम और इरिडियम को रखा वो थोड़ी अपना गुणधर्म बदल देगा बीच में कि भाई पहले 1 मीटर इतना होता था, यार महंगाई बढ़ी तो 1 मीटर इतना हो गया। नहीं भैया, पैसे बढ़े, मीटर नहीं छोटा हुआ, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम द्रव्यमान की बात करते हैं। जो मानक द्रव्यमान है उसको कैसे स्टैंडर्डाइज किया, तो इसमें भी भाई वही पेरिस में ही वहीं पे उसका ऑफिस बना जहां पे वो ऑर्गेनाइजेशन बना जिसने सब स्टैंडर्डाइजेशन किए। प्लैटिनम और इरिडियम जो रखा था, कितना भाई 90 और 10% के मिश्र धातु जो था उसका एक विशेष भाग, मतलब एक टुकड़ा लिया। अब उस टुकड़े को क्या भाई तो स्टैंडर्ड करना है, तो क्या किया, उस टुकड़े को 1 किलोग्राम मापा गया है। जो टुकड़ा वहां रखा गया है उसी को 1 किलोग्राम कहा, जिसको आईएस प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम माना गया, ठीक है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इसको माना गया क्या भाई कि ये जो भार है, ये जो टुकड़ा है किसका, इरिडियम और प्लैटिनम का मिला हुआ ये एक जो टुकड़ा है, इसका जो वजन है, जो इसका भार है, जितना इसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण लग रही है, इसी को हम 1 किलो कहेंगे। और फिर बाद में जितने बाट बने उसी से तुलना कर दी, तो सब जगह सेम हो गया ना भाई। अच्छा, आईएस प्रणाली मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। परमाणुीय स्केल पर 1 किलोग्राम कार्बन 12 जो है इसके जरिए निकाला जाता है। कैसे भाई? क्योंकि इसके जरिए द्रव्यमान हमें निकालना है। वहां तो हमने भार जो लिया, अब यहां पे क्या निकालना भाई, द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो देखिए, कार्बन 12 मतलब 6C12 के 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। 1 किलोग्राम जो है वो कार्बन के इतने परमाणुओं के, भाई द्रव्यमान क्या होती है? पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान क्या है? पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा कितनी? तो बोला भैया 1 किलो में जो कार्बन के है ना, जो कार्बन 12 है उसके 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणुओं के बराबर, ठीक है? तो इससे हमको समझ में आ जाता है उस पदार्थ के मात्रा की भी वैल्यू, मतलब द्रव्यमान की। यानी आपको समझ में आया, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इन सबको फिक्स कर दिया। बोले भैया ये है हमारा नापतोल विभाग, और भाई हम जो बनाएंगे यही सब जगह चलेगा, क्योंकि यही सर्वमान होगा, तभी तो हम एक दूसरे से चीजों का आदान प्रदान कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं। आसान हो गया ना भाई इसके जरिए। चलिए अब हम देख लेते हैं, तो उन्होंने कितनी प्रणालियां विकसित करी। ये स्टैंडर्ड तो कर दिया, अब स्टैंडर्ड करने के बाद क्या करना पड़ा भाई, हमें कुछ प्रणालियां विकसित करनी पड़ी। क्यों प्रणालियों का विकास किया गया, तो उसके पीछे 1-2 कारण है, जरा समझेंगे। एक तो था वो रीजनल यूनिट्स, जो कि बाहर देशों में नहीं चल रहा था, तो मुझे ऐसे यूनिट्स बनाने पड़े जो कि सब जगह चले, और हर यूनिट के साथ में आपने समझा कि उसका जो संख्यात्मक मान है वो वेरिएट हो जाता है। तो भाई ये एक कारण हुआ। दूसरा कारण क्या हुआ कि कई बार को हमें छोटी चीजों का मेजरमेंट करना हो तो कई बार को बड़ी। अब चलिए उदाहरण के लिए समझते हैं। आपके पास में जो आप अभी सोच रहे होंगे कि सर अभी तक तो डिजिटल मीटर वाला तराजू लाए ही नहीं आप, हमारे यहां तो ये डिजिटल मीटर वाला तराजू चालू हो चुका है। तो भैया लो आ गया, ये डिजिटल मीटर वाला तराजू है भैया हमारे पास। यहां पर मीटर, यहां पर डिजिटली लिखा हुआ है .00, एक और 0, एक काम करता हूं 3 0 वाले भाई, ऐसा
1.2.1.2.3 ऐसा 8 जैसा लिखा होता है और ये डिजिटली अलग अलग नंबर्स को शो कर रहा होता है। एक बात समझिए, सब्जी वाले के पास जब आप गए सब्जी खरीदने के लिए तो वो क्या ध्यान देता है, यहां पर केजी और दशमलव यहां पे क्या आता है भाई, ग्राम, यही आता है ना, इधर आता है किलो, इधर आता है क्या, ग्राम। अब इसको ग्राम में 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम कम ज्यादा होगा आपको चलेगा भैया, ये सब्जी दे देगा, ठीक है। लेकिन वही अगर मान लीजिए 2 किलो और 100 ग्राम आए तो क्या ये सब्जी आपको देगा? ऑब्वियसली नॉट। ये दे सकता है 2 किलो 001 ग्राम हो रहा दे देगा, 2 किलो 010 हो रहा दे देगा। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि भैया ये तीसरा वाला जो हिस्सा आ रहा है, मतलब जो 100 ग्राम आ गया 200 ग्राम आ गया, तो नहीं देगा ना भैया, उसके पैसे लगेंगे ना, क्योंकि उसको तो नुकसान हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, यहां पे ये 10 ग्राम था, अब हम चले गए किसके पास, ज्वेलरी शॉप पे। तो ज्वेलरी शॉप वाला क्या करेगा, वो ये 10 ग्राम दे देगा क्या? सब्जी वाले ने तो 10 ग्राम दिया तो भैया 10 ग्राम ऊपर नीचे चलेगा, दे देगा। ज्वेलरी वाला देगा क्या? तो कहेंगे नहीं भैया 10 ग्राम का मतलब 1 तोला हो गया, उसको तो भैया अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। तो वो ही क्या काम करेगा, वो इसको इस तरीके से ग्राम किलोग्राम में ना बेचते हुए किस में बेचेगा, तो ग्राम डॉट मिलीग्राम, किसमें भाई, मिलीग्राम में। मतलब क्या समझ में, और छोटी कर दी उसने यूनिट, क्योंकि उसको इतना वेरिएशन नहीं चलेगा, उसके मापन का वेरिएशन और छोटा होना चाहिए। भाई उसको 1 मिलीग्राम ज्यादा देना होगा, चल जाएगा, 2 मिलीग्राम ज्यादा चल जाएगा, लेकिन वो 1 ग्राम ज्यादा दे दे, हाँ भाई ये तो नुकसान का काम हो गया उसके लिए। अब ऐसे ही मान के चलिए हम चले गए हार्डवेयर की दुकान पे, तो भैया वहां पे 100 ग्राम 50 ग्राम की कोई वैल्यूएशन नहीं है, चलेगा, क्योंकि वहां पे आप जैसे मान लीजिए रॉड तुलवा रहे, छड़ तुलवा रहे, तो भैया वो किस में चल रहा है, वो क्विंटल्स में बात जब चलेगी तो उसका जस्ट नीचे मान लीजिए किलो, तो 1 किलो के अनुसार जैसे 500 ग्राम हो गया 600 ग्राम हो गया, इसका वेरिएशन उसको चलेगा, भाई मंजूर है इतना। लेकिन इतना अगर सोनार कर दे ज्वेलरी शॉप वाला तो हम तो माला माल हो जाएंगे और वो कंगाल, ठीक है ना। तो मतलब क्या समझ में आती है कि भाई बड़ी दूरी नापनी हो बड़ी इकाई में नापेंगे, छोटी दूरी नापनी हो छोटी इकाई में नापेंगे। भाई रोड बनाना है और हम बोले यार मेरे पास स्केल पड़ी है, ले आऊं क्या, अपन गया मस्त एकदम मस्ती आते हुए घर, ज्योमेट्री बॉक्स खोली, स्केल निकाला और ले आके रखा, बोले चलो हम नापते हैं रोड। तो भैया उस स्केल से कितने दिन में नापेंगे, क्या करेंगे उसके लिए, तो उसके लिए हमको किलोमीटर में नापना है। लेजर मेथड्स हैं जिसके जरिए उसको नाप लिया जाता है आज के डेट में, या फिर वो बहुत बड़े बड़े इंची टेप्स आते हैं उनके जरिए नापते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हुआ, तो बोले यार इंची टेप से नापते हैं, ऐसा होता है क्या, तो एक काम करता हूं मैं, मेरे को कल है ना मैम ने वो दिया ड्राइंग बनाने को, तो मैंने उठाया और इंची टेप ले आया, वो बड़ा वाला जिससे जमीन नापते हैं, तो उससे बना पाएंगे क्या, तब क्या नहीं यार वो तो फिर बहुत बड़ा हो गया ना, हमको उन्होंने कहा था मिलीमीटर्स में बनाने के लिए और वो तो इंच में चल रहा है, यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो ये क्या है, इंच है मिलीमीटर, ये सब है क्या। तो भाई ऐसे समझते हैं कि हमें अलग अलग मात्राओं को मापने के लिए जो साइज की बात कर रहे हैं उस साइज की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। बड़ी मात्राओं को नापना है तो बड़ी यूनिट, छोटी मात्राओं को नापना है तो छोटी यूनिट्स, उसके लिए कुछ प्रणाली कुछ सिस्टम विकसित किए गए, जैसे आपके सामने दिख रहा है सीजीएस एमकेएस। सीजीएस और एमकेएस का मतलब आप एक बात समझिए भाई, यहां पे है लंबाई, क्या है, एक इधर में हो गई हमारी लंबाई, इसके साथ में यहां पर जो है वो हो गया भाई इसका द्रव्यमान, और इधर आखिरी में आ गया हमारे पास क्या, समय। तो एक सिस्टम बनाया जिसमें हमने लंबाई को कैसे नापा, जिसको हम सीजीएस कह रहे हैं, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, ठीक है, जी फॉर ग्राम भाई, और यहां पर एस से क्या लिख लेंगे, तो एस है सेकेंड। अब ये देखिए अगला जो मैं लिखता हूं एमकेएस। अब जरा समझेंगे, एम मतलब ये हो गया भैया मीटर, के मतलब क्या हो गया, तो केजी, और ये एस मतलब क्या हो गया, तो एस मतलब हो गया सेकंड। अब यहां पे क्या समझ में आता है भाई, तो यही चीज है ना, देखिए लंबाई को सेंटीमीटर में भी नापते हैं, मीटर में भी, द्रव्यमान को ग्राम में भी और केजी में भी, ठीक है, समय को सेकंड में और सेकंड में ही चल रहा है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है भाई, सबसे छोटी है, इसमें नहीं आता कुछ। अगला आता है जैसे मान लीजिए एफपीएस, इसको भाई फुट में, इसको पाउंड में, और इसको भैया फिर से भाई सेकंड। मतलब क्या समझे, लंबाई को फुट में भी तो मापते हैं, फुट फिट, और द्रव्यमान को पाउंड में,
जैसे हमने आपको समझाया कि भैया जब केक लेने जाते थे कुछ समय पहले तक तो पाउंड में आता था, क्योंकि हमारे यहाँ की यूनिट नहीं है और केक भी हमारे यहाँ का नहीं है। और सेकंड क्या भाई, सेकंड समय, वो तो सिमिलरली चल ही रहा। तो क्या समझ में आता है कि जब मुझे छोटी चीज नापनी है तो ये रहा, थोड़ी बड़ी करनी हुई तो ये रहा। फुट पाउंड सेकंड जो है ये भी एक अलग सिस्टम है, मतलब जिसको जैसी जरूरत पड़ी उसके हिसाब से अलग अलग प्रणालियों का विकसित किया और उसके जरिए अपने मापन को अंजाम दिया। होगा क्या अब यहाँ पे, तो होना सिंपल से इतनी सी बात है भाई। तो क्या सब लोग कैसे समझेंगे, तो सबके समझने के लिए एक काम किया गया। वो काम क्या है भाई, तो वो काम कुछ इस प्रकार से हो गया कि हमने सेंटीमीटर से मीटर में एक रिलेशनशिप बना ली, मीटर से हमने फुट में एक रिलेशनशिप बना ली। कुछ नंबर्स का ही तो गेम है, क्योंकि हमने अभी देखा क्या, Q इज इक्वल्स टू N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। ठीक है, जैसे हम इन दोनों में बात कर रहे हैं तो भैया हमने कह दिया 100 सेंटीमीटर होगा तो भैया उसको 1 मीटर कह देंगे। अब इसके जरिए एक दूसरे को रिलेट करना आसान हो गया, समझना आसान हो गया। ग्राम से केजी तक पहुंचना, केजी से पाउंड तक पहुंचना आसान हो गया। ठीक है ना। तो दोनों सिस्टम जिसकी हमने बात करी, जैसे सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम एवं समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। यही तो बात कर रहे थे। जैसे चाल का सीजीएस में यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड, और वही चीज जब मीटर किलोग्राम सेकंड की बात करेंगे तो इसी की यूनिट एमकेएस में क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। जो है सेंटीमीटर पर सेकंड थी, यहां पे क्या बन गई, यहां पे मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो मतलब ऐसे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है भाई कि यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर सिंपली जो भी यूनिट्स गिवन है उनके अकॉर्डिंगली वैल्यूज को मतलब अलग अलग सिस्टम्स में हम लिख रहे हैं। ठीक, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो दो चीजें और आती हैं भाई, एफपीएस जिसकी बात हमने करी कि फुट पाउंड और सेकंड। तो यहां पर दिख रहा है कि ये ब्रिटिश प्रणाली है ना, ये हमारे यहां की नहीं, ये ब्रिटिश प्रणाली है। और इसके बाद आता है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। इसके अंतर्गत हमने इंटरनेशनली एक दूसरे को समझ में आ जाने वाली इकाइयों का विकास किया, और ये जो इकाइयां हैं ये जनरली एमकेएस जो पद्धति है, जो हमारे पास एमकेएस पद्धति है उसी पद्धति को इस सिस्टम में ले आया गया और मान लिया गया। ठीक है, क्या है भाई, तो यह मापन की पद्धति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। यह पद्धति 1967 के नाप तौल के महासम्मेलन के बाद प्रकाश में आई। 1967 में भाई एक महासम्मेलन हुआ, विश्व भर के जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी लोग थे उनके बीच में, और स्टैंडर्डाइज कर लिया गया कि नहीं भैया अब से हम इसी को मानेंगे, किसको, एमकेएस को। ठीक है, तो तब से यह पद्धति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो गई। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रकों को शामिल कर लिया गया। ठीक है, जिनकी चर्चा हम करने वाले हैं कि 7 मूल मात्रक और जो 2 पूरक मात्रक हैं वो क्या है। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं। सबसे पहले जो एसआई मात्रक है इसकी जरा हम देख लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, फिर इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे हमारे जो मूलभूत हैं, जो मूल मात्रक हैं उनकी। तो भैया सबसे फर्स्ट हम देखें अगर एसआई यूनिट के लाभ को, तो एसआई यूनिट जो है ये भौतिकी की सभी शाखाओं को कवर करने वाली इकाइयों का एक सुसंगत प्रणाली है। सभी चीजों को कवर करती है भाई। ठीक है ना, सारे ही पोर्शन को कवर कर जाएगी, मतलब छोटी से छोटे, बड़े से बड़े, कहीं पर भी अगर आपको जाना है तो भी ये उसके लिए सुसंगत है। आगे बात करें तो इकाइयों को तर्क मतलब जो इकाइयां दी गई हैं इसकी तर्क संगत भी प्रणाली है। तर्क संगत का मतलब कि ये कन्वर्टेबल हैं। जैसे मास के लिए मैंने सिखाया, द्रव्यमान के लिए जब भार की बात की जाएगी तो भार में द्रव्यमान का एक पार्ट आता है और गुरुत्वीय त्वरण का एक पोर्शन आता है। तो इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो डायमेंशनली ये यूनिट्स आपको देखने को मिलेगी कि इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ सेम चल रहा, मतलब कुछ अलग सा नहीं काम कर रहे भाई। ठीक है, मतलब आप इसको डेराइव करके ला सकते हैं, आप इसको बता सकते हैं कि इसके जो फॉर्म्स है वो कहां से आ रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार एक मीट्रिक प्रणाली है भाई। मैट्रिक प्रणाली का मतलब होता है भाई कि मतलब इसको आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर कहें तो इकाइयों की एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य प्रणाली है। ये जो इकाइयां हैं वो इंटरनेशनली स्वीकार की गई हैं भाई, और आधार इकाइयां अपरिवर्तनीय और आसानी से प्रस्तुत करने योग्य होती हैं। जो मूलभूत इकाइयां होती हैं वो इजीली प्रदर्शन की जा सकती हैं और आसानी से उनको प्राप्त किया जा सकता है।
उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती, ठीक है ना। तो चलिए अब बढ़ते हम जरा बात करते हैं इन्हीं मूलभूत की। तो मूलभूत राशियां या मूलभूत इकाइयों की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, कुछ भौतिक राशियां स्वतंत्र होती हैं, इनको किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसी राशियों को ही मूल राशियां कहते हैं। इन मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। राशियां मूल कौन है भाई? जो किसी पर निर्भर नहीं करती, स्वतंत्र है। जैसे समय की बात करें, स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं कर रही है। लंबाई स्वतंत्र है, निर्भर नहीं कर रही है। और इनके जो मात्रक है, मतलब इन राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन टर्म्स का हम यूज करते हैं उनको कहते हैं मात्रक। वो मात्रक क्या कहलाएंगे भाई? तो मूल मात्रक। जैसे अन्य राशियां, जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल हुआ, वेग हुआ, चाल हुआ, घनत्व हुआ, बल हुआ, कार्य हुआ, ये सभी मूल राशियों की सहायता से ही व्यक्त की जा सकती है। यांत्रिकी में लंबाई, समय और द्रव्यमान, यह तीन ऐसी राशियां हैं जिनमें यांत्रिकी संबंधित सभी भौतिक राशियों को व्यक्त किया जा सकता है। मतलब ये क्षेत्रफल हो, वेग हो, चाल हो, घनत्व हो, बल हो, सबको अगर मैं बात करूं तो इनसे व्यक्त किया जा सकता है। देखिए जैसे हम बात करते हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई? तो क्षेत्रफल आप कहते हैं कि यह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इकाई की अगर मैं बात करूं तो ये भी मीटर में, और ये भी जो आएगी ये भी मीटर में, तो ये स्क्वायर ऑफ मीटर। अगर मैं इसी तरीके से बात करूं किसकी भाई? वेग की, तो वेग बराबर क्या होता है भाई? तो विस्थापन बटा में समय। तो इसकी भी अगर हम बात करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगर इसी प्रकार से हम बात करते हैं किसकी? चाल की, तो ये भी क्या है भाई? दूरी बटा में समय। ये भी क्या है भाई? मीटर प्रति सेकंड। सिमिलरली अगर हम बात कर लेते हैं किसकी? बल की, तो बल क्या होता है भाई? तो बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। चलिए मैं इनको थोड़ा सा और लिखूं तो ये हो जाएगा द्रव्यमान इंटू त्वरण। को आप क्या लिख सकते हैं? तो त्वरण जो होता है वो होता है वेग परिवर्तन की दर। तो त्वरण को मैं लिख सकता हूं क्या? वेग बटा में समय। फाइनली अगर इसकी यूनिट लिखते हैं तो द्रव्यमान को केजी में, वेग को मीटर पर सेकंड, और एक सेकंड नीचे है, मतलब मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड, मतलब क्या मिल गया भाई? तो ये देखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे इनसे यूनिट से अभी थोड़ी देर के बाद इंट्रैक्शन है। मुझे मेन मकसद है आपको ये बात को सिखाना कि भले आप बात किसी की भी कीजिए, ये देखिए आखिरी जो चीज मिल रही है वो जो हमारा मूल था उसी के टर्म्स में चल रही है, ठीक है ना। जिसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उन्हीं, मतलब ये इन तीनों के, इनकी बात करें तो ये तीन चीजें, समय, द्रव्यमान और लंबाई। समय, द्रव्यमान और लंबाई। ये केजी क्या है? द्रव्यमान। मीटर क्या है भाई? तो लंबाई। और सेकंड क्या है? समय। इन तीनों में सब कुछ कन्वर्टेबल है, यानी आप जितने भी नए फॉर्मूले बनाएंगे वो सब कुछ इन्हीं से मिलकर के बनेंगे। तो क्यों ना इन सातों को सीख लिया जाए। ये जो सात जो मूल मात्रक हैं उनके जरिए अगर हम सीख लेते हैं तो हमें फिजिक्स के सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। और यहां पर अगर ये तीन को सीख लेते हैं सिर्फ, तो हमको सभी यांत्रिकी, मतलब यांत्रिक फिजिक्स जितना भी है ये पूरा ही हमको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए भाई ये मूल राशियां कौन कौन सी है। तो मूल राशियों में सबसे पहले आता है हमारा द्रव्यमान। सबसे पहली मूल राशि कौन है भाई? द्रव्यमान। एसआई मात्रक और उसका मतलब उसका नाम और उसके प्रतीक यहां पर दिए हुए हैं। किलोग्राम में इसको मापते हैं और इसका प्रतीक है केजी, ठीक है। इसी प्रकार लंबाई है, मीटर में मापते हैं, एम से लिखते हैं। समय है, सेकेंड में मापते हैं, एस से लिखते हैं। विद्युत धारा है, एम्पियर है, ए से। देखिए ये जो शुरू के तीन है इनसे हमारी यांत्रिकी लगभग सॉल्व हो जाती है। ये मैक्सिमम फॉर्मूले को डिराइव करके इनसे बनाया जा सकता है। ये मूल मात्रक है। जो व्युत्पन्न मात्रक बनेंगे इनसे ही डिराइव होकर के बनेंगे, जैसे हमने चाल का बनाया, वेग का बनाया, बल का बनाया। लेकिन अगर हम यहां से नीचे बात करते हैं जैसे विद्युत धारा, ये डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ विद्युत धारा के लिए ही है, एम्पियर, ठीक है। वैसे हम बात करते हैं उसमें गतिक ताप, तो भैया इसको कहते हैं केल्विन, के से लिखते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल, MOL से लिखते हैं। और ज्योति तीव्रता
कैंडला कहते हैं भाई सीडी से लिखते हैं, ये मोल की एक्चुअली में यहां पर जो स्पेलिंग होती है MOLE, शॉर्ट में MOL लिखते हैं, ठीक है। और अगर हम इन सब की बात करना शुरू करें एक एक करके कि हैं क्या ये सब, तो सबसे आखिरी से शुरू करता हूं मैं, ज्योति तीव्रता। देखिए भाई, जो सनलाइट होती है, जो प्रकाश आ रही है सूरज से, उसकी तीव्रता मेजर करना, ठीक है ना, तो उसकी तीव्रता भी डायरेक्ट मेजर की जाती है और उसको कैंडेला में व्यक्त करते हैं, क्योंकि उसी के आधार पे आप कोई सा भी, जैसे मान के चलिए कोई बल्ब बना रहे हैं, या फिर अपन फोन की बात करते हैं, वो थोड़ा सा आसान होगा आपको समझना कि भाई अब से पहले जो फोन आते थे वो जनरली धूप में नहीं दिखते थे, जो कीपैड वाला वो नॉर्मल सा फोन आता था धूप में, जनरली अगर कलर फोन जिसको कहते थे, अगर आप उस समय के फोन अगर देखे हो तो भैया उसको कहते हैं कलर फोन है। कलर फोन का मतलब क्या होता था, धूप में वो कुछ नहीं दिखता था उसमें, बट अभी के आपके पास में जो फोन है वो धूप में भी बिल्कुल इजीली आप उसको देख सकते। मतलब क्या समझ में आता है कि धूप की जितनी तीव्रता है, मतलब उस प्रकाश की जितनी तीव्रता है, उससे ज्यादा तीव्रता आपके अब मोबाइल फोन में दे दी गई। तो इसकी लाइट ज्यादा तीव्र आएगी तो दिख पाती है, पहले उसकी लाइट कम तीव्र थी तो नहीं दिख पाती थी। कोई बल्ब खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं अपन, प्रोजेक्टर्स खरीदते हैं अपन, तो इन सभी जगहों पे इसकी जो प्रकाश की तीव्रता है उसको मेजर करके उस पर रेटिंग्स डली होती है कि भैया इतना तीव्र ये प्रकाश कर सकता है, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करें पदार्थ की मात्रा, जैसे हमने मानक द्रव्यमान में समझा, ठीक है ना, मानक द्रव्यमान में हमने समझा पदार्थ की मात्रा को, ठीक है। ऐसे ही हम देखें उष्मागतिकी ताप, मतलब टेम्परेचर को। अब टेम्परेचर का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है भाई कि राइज इन टेम्परेचर, भाई लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर भी चलेगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे कोई चीज माइनस में आ गई तो उसका सीधा मतलब यह है भैया कि आपकी स्केल जो 0 है उससे वो टेम्परेचर नीचे आई है। तो तापमान का हमेशा मतलब ऊपर जाना ही नहीं होगा, नीचे आना भी होगा। और विद्युत धारा, आवेशों की जो सतत प्रवाह होती है उसको हम कहते हैं क्या भाई, विद्युत धारा। किस में मेजर करते हैं इसको, तो एम्पियर में, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको ये 7 जो हमारे बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट्स थी वो समझ में आई है, एंड उसके जो सिंबल्स हैं वो भी समझ में आए, ठीक है। आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो मैं जरा बात कर लेता हूं कि जो सामान्य यूज में, मतलब जनरली जो यूज में हमारी एसआई मात्रक के अलावे, ऐसा मतलब एसआई मात्रक तो देखिए जो स्टैंडर्ड है वही है। अब कुछ ऐसे भी मात्रक तो चाहिए ना जो मुझे कॉमन लाइफ में जरूरत पड़ती है, जो जनरली ज्यादातर इस्तेमाल में लाई जाती है। तो वो सब चीजें क्या है, जैसे मान लीजिए मिनट, घंटा, दिन, वर्ष, ये सब क्या है, ये सब समय है। देखिए यहां से यहां तक अगर मैं बात करूं तो ये सब किसकी मात्रक है भाई, ये सब समय है, ये सब टाइम मेजर कर रहे हैं आप। तो टाइम देखिए कॉमनली जैसा मीटर की तो कितना होता है भाई, तो एसआई से कन्वर्ट करके लिखते हैं। हमने कहा था ना कि वेल डिफाइन होना चाहिए भाई, जो एसआई यूनिट्स होती है वो वेल डिफाइन होनी चाहिए। मतलब क्या, नए यूनिट्स अगर बनाते हैं तो उसमें कन्वर्टेबल होनी चाहिए। मतलब मिनट की अगर बात करूं तो 60 सेकंड होता है, एक घंटे की अगर बात करता हूं तो भैया उसमें 60 मिनट होता है, और 60 मिनट की बात करूं तो 60 गुणे 60 सेकंड हो जाता है, मतलब 3600 सेकंड। ऐसे ही अगर एक दिन की बात करते हैं तो कितना होता है भाई, 24 घंटे। अब 24 घंटे का मतलब क्या समझ में आता है, तो 24, अच्छा यहीं पे मैं लिख लेता हूं, इसका मतलब क्या है 24 घंटे, और एक घंटे में कितने सेकंड हो रहे हैं, तो 3600 सेकंड। इन दोनों का गुणा किया, मिल गया मुझे। इसी प्रकार एक साल में क्या है भाई, तो एक साल में 365.25 डेज होते हैं। ये 0.25 क्यों, आपने तो कहा, आपने तो सुना है अभी तक कि भैया 365 दिन ही होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं भैया 365.25, क्योंकि जब 4 से गुणा करते हैं तो यही चीज कितनी बन जाती है, 366। किसको 4 से गुणा करना है, ये 365 को नहीं, ये 25 वाले, मतलब 0.5 वाला जो भाग है इसको। तो 4 साल में ये 0.25 मिलकर के कितना है, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो 365 दिन में एक दिन आप जोड़ देते हैं, 366 दिन का आपका लीप ईयर मिल जाता है भाई, ठीक है। आपका जो लीप ईयर बनता है ये 0.25 4 सालों में होता है, इसलिए हर एक 4 साल पे लीप ईयर आता है। तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये देखिए ये अल्टीमेटली जो वैल्यू है 365.25 इंटू कितना भाई, तो एक दिन में कितना होता है, एक दिन में ये होता है 86400।
अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिल गया 3.156 इंटू 10⁻7 सेकंड, कितने में? 1 साल में। ऐसे ही जो ये समय का है उसी तरीके से हम और कुछ मेजर करते हैं, जैसे डिग्री। जब आप कोण का माप निकालते किसमें निकालते? डिग्री में। लेकिन वो वैल्यू किस में चलती है भाई? तो वैल्यू रहती है हमारी π/180 रेडियन में। ठीक है, किस में चलती है वो? रेडियन में। और इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं लीटर, तो भैया 1 लीटर को अगर हम उसमें किस में कन्वर्ट कर ले भाई? तो लीटर को जनरली हम कन्वर्ट करके चलते हैं किसमें? आयतन में। तो 1 क्यूबिक मीटर में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। ये कॉमनली हमारे इस्तेमाल में आने वाली चीज है। पर साथ ही 2 छोटी बातें और हैं जिनको हम कहते हैं भाई क्या? तो पूरक इकाइयां। पूरक इकाई का मतलब क्या भाई? 7 तो फंडामेंटल थे, 2 कौन आ गया? पूरक। तो एक होता है हमारा कोण के लिए और दूसरा होता है हमारा घन कोण। एक हमारा क्या है? कोण, और दूसरा है घन कोण। अब कोण के लिए कितना होता है भाई? तो कोण जो डिग्री सेल्सियस में जैसे आप देखते हैं वो उसके लिए भैया π/180 डिग्री से इसको डिवाइड करके, π/180 से डिवाइड करके, या यूं कहें तो इसमें मल्टीप्लाई करके हम बना लेते हैं इसको, और इसकी जो इकाई होती है वो होती है रेडियन। ये डिग्री से कन्वर्ट होकर के आ जाती है भैया रेडियन में। तो रेडियन को आप किसी नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए भाई, इकाइयों के साथ में एक चीज है कि आप उनका गुणा या भाग किसी के भी साथ कर सकते हैं, लेकिन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये सिर्फ और सिर्फ समान इकाई में ही होगी। इसका क्या मतलब? अगर मान लीजिए कि मैंने आपको 5 लीटर दिया, उसमें से 2 लीटर मांग लिया, तो भैया आपके पास 3 लीटर बचा। मैंने कोई चीज आपको 5 लीटर दी और 3 किलो मांगू, तो आप क्या देंगे? कुछ नहीं, आपके पास है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब एक बात समझ में आती है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन समान इकाई में होती है, जैसे आपने पहले से भी सुना समझा है। ये कुछ नया नहीं बता रहा हूं, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं कि भैया x + 2x दिया है तो आप इसको 3x लिखिएगा, लेकिन x + 2y दिया है तो इधर कुछ नहीं होगा, ये सेम रह जाएगा x + 2y। लेकिन यही अगर x × 2y दिया है तो भैया ये हो जाएगा 2xy। जुड़ेगा नहीं, लेकिन गुणा और भाग हो सकता है। तो वही चीज यहां पर मैं समझाता हूं कि भैया समान इकाइयां ही एक दूसरे में जुड़ती घटती हैं। तो वैसे ही कोण में कोई चीज दी हुई है तो मैं उसको मीटर में कैसे जोड़ दूंगा, घटा दूंगा, या कुछ भी वैल्यू उसको कैसे ले आऊंगा? तो पहले उसको रेडियन में चेंज करेंगे, इसके बाद ही हो पाएगा। अब घन कोण क्या होता है? तो घन कोण समझने का एक बहुत अच्छा सा तरीका है अपने पास। सी, आप सभी ने तरबूज वाले को तरबूज बेचते तो देखा ही होगा। तरबूज वाला क्या करता है भैया? तो वो आपको तरबूज की क्वालिटी बताने के लिए ऐसा एक छोटा सा कट लगा देता है, और ये कट निकाल करके आपके सामने ऐसा रख देता है, टेस्ट कराने के लिए कह लीजिए, या फिर अपनी क्वालिटी बताने के लिए। तो ये जो कट इसने लगाया है ना, इस संबंध में यहां पर जो कोण बनता है, इसी कोण को कहते हैं हम ओम। इसी को कहते हैं हम क्या भाई? घन कोण। और ये होता कितना है? तो ये होता है डी, अगर मैं लिखूं, मैं कंप्लीट के लिए नहीं, मैं शॉर्ट के लिए जरा लिखता हूं, तो इसको ऐसा लिखता हूं मैं, ds cos थीटा अपॉन r²। ये ds का क्या तात्पर्य है, जरा मैं इसकी बात कर लूं। यहां पे बहुत छोटी सी इकाई, मतलब ये बहुत छोटी सी जो दूरी है, ये पूरा जो सतह है वो s है। s जो है ये क्या है भाई? पूरा सतह। लेकिन अगर मैं पूरे सतह की नहीं बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं भाई? ये पूरा सतह है, मैं सिर्फ इतनी सी सतह की बात कर रहा हूं, ये वाले सतह की। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी सी सतह की अगर बात करता हूं, तो भैया इस सतह की बात करने के लिए मैं मान लेता हूं कि ये छोटी सी सतह है। छोटी सी मतलब क्या भाई? तो ds, ये मान लेंगे कि क्या हो जाएगा? ds। तो यहां जो ओम लिखा है, अब इस ओम को भी क्या कह लें? तो छोटा सा कोण कह देता हूं, डी ओम। तो ये जो ओम लिखा है, ये अब क्या लिख लूं मैं? डी ओम। तो ये रहा इसका केंद्र, और ये मान लीजिए r इसकी त्रिज्या। ठीक है, तो ds जो है क्या है भाई? ds है यहां पे छोटा सा सतह। सतह का मतलब है भाई छोटा सा क्षेत्रफल, और r का मतलब क्या है भाई? तो उसकी त्रिज्या। इसका मतलब क्या है? घन कोण क्यों कह रहे हैं? तो भैया एक बात समझिए ना, इस तरबूज को काट दीजिए ऐसे ही, एक और कट, एक और कट, एक और कट,
एक और कट और एक और कट, ये पूरा तरबूज काट दिया। अब इस पूरे तरबूज को ऐसे ऐसे टुकड़ों में काटा है, ये पूरे टुकड़े को निकाल लीजिए बाहर, ठीक है, और ये पूरे टुकड़े निकालने के बाद बिखरा दीजिए। तो एक टुकड़ा ऐसा, एक टुकड़ा फिर से ऐसा, एक टुकड़ा ऐसा। अब मैं आपसे सिंपली ये पूछूं कि क्या सभी टुकड़ों को ऐसा जमाना शुरू कर दें, तो ये जमाने के बाद वापस से ऐसा ही पूरा गोला मिल जाएगा क्या? ये सभी कोन्स जो दिख रहे हैं, इन सभी कोन को एक दूसरे के अंदर ऐसा भरना शुरू कर दे तो पूरा गोला नहीं मिलेगा क्या? मिल जाएगा। तो मतलब इस क्षण पे ये जो कोण है जिसको मैंने निकाला है, यही वो कोण है जो इस बात की वैल्यू दे देगा कि ये कितना बड़ा सा गोला ऐसा बनने वाला है। इसीलिए इसको कहते हैं घन कोण। मतलब मुझे कोई सॉलिड बनाना होगा, कोई ठोस बनाना होगा, तो मैं किसका इस्तेमाल करता हूं? मैं घन कोण का इस्तेमाल करता हूं। होता कितना है? ds cos थीटा अपन r स्क्वायर, और इसको नापते हैं हम स्टेरेडियन में। किसमें? तो इसकी यूनिट है स्टेरेडियन, ठीक है। स्टेरेडियन से क्या समझते हैं भाई? रेडियन जो कोण है और स्टेरेडियन जो है ये घन कोण हो गया, ठीक है। ये दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, ये दोनों पूरक इकाइयां, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाए थोड़ा सा और समझते हैं हम जो हम फंडामेंटल अभी समझ रहे थे कि कुछ विशेष इकाइयां जिनकी हमको कॉमन लाइफ में बार बार जरूरत पड़ेगी, उनमें और आगे मैं बढ़ाता हूं आपको। तो भैया जनरली टन, ठीक है। टन जो होता है क्या है भाई? तो टन को 10⁻³ kg, मतलब कितना भाई? 1000 किलो। 1000 किलो को हम क्या कहते हैं? 1 टन। और थोड़ी सी बड़े अगर बढ़ते हैं हम, जैसे मान लीजिए प्रेशर की बात करते हैं जनरली, तो प्रेशर को नापा जाता है बार में, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं क्यूरी की, तो CI से नापते हैं, यह होता है 3.7 × 10⁻10 पर सेकेंड। वैसे ही रोजन है, ठीक है, रोजन को R से 2.58 × 10⁻⁻4, ठीक है। इसके बाद क्विंटल, Q से 100 kg। वैसे बार्न है, B से नापते हैं, ये 100 फॉर्मी स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁻28 मीटर स्क्वायर। वैसे R है A से, तो मतलब ऐसी सारी यूनिट्स को हम क्या करते हैं भाई? इस्तेमाल में ले आते हैं। ये सभी यूनिट्स कॉमनली इस्तेमाल में लाई जाती हैं, बट यहां से जो आपको दिख रहा है, मतलब जनरली ये पास्कल तक तो ठीक है, क्यूरी से लेकर के अगर इसकी हम बात करते हैं तो इनको बहुत कम देखा जाता है। लेकिन चूंकि हमें यहां पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात करनी है तो हमें इन सब की बात करनी पड़ेगी। आगे बढ़ा जाए जरा, और आगे बढ़ूं तो ऐसा है भाई, ये आप देख सकते हैं भाई हेक्टर, ठीक है ना। हेक्टेयर में क्या नापते हैं भाई? जमीन, क्षेत्रफल। ये देखिए 10⁴ स्क्वायर मीटर होता है। और वायुमंडलीय दाब है जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं भाई, तो उसको प्रेशर है तो पास्कल में, प्रेशर होगा तो किसमें? पास्कल में। 1.013 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इतनी सारी चीजें जो हैं ये जनरली कॉमनली हमारे इस्तेमाल में आती हैं। अब थोड़ी सी बात करी जाए आपके अब नॉलेज के लिए कि भाई जो नंबर्स लिखे जाते हैं जैसे कहीं पर भी, तो अगर बहुत बड़े नंबर्स बन गए तो उनको 10 की पावर में लिखते हैं। जैसे देखिए ऐसा यहां पे 10.52 लिखा हुआ है। अब क्या करें भाई? ये बहुत बड़ा सा दिख रहा है, इसको छोटे में करते हैं। तो इसको एक काम करते हैं, इस दशमलव का इधर खिसका दीजिए, 1 2 3 4 5, तो 2.346 इंटू 10 की पावर कितना पहुंचा दो? मैं लिख देता हूं 5। क्यों 5? 1 2 3 4 5, ये 5 अंक पीछे खिसका दिया। ये नंबर अब आपको पढ़ने में थोड़ा सा आसान दिख रहा है इसके कंपैरिजन में। और बड़ा हो तो 10⁶, 7 8 9, मतलब ऐसा समझ में आता है कि जो नंबर्स होते हैं उनको 10 की घात में लिखना शुरू करते हैं। तो इन 10 की घातों को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इनके नेमिंग्स होंगे, जरा उनकी चर्चा कर ली जाए। तो जैसे मान लीजिए 10 का 1 मल्टीपल, मतलब 10 की पावर 1, तो इसको डेका कहते हैं, ठीक है ना। डीए से प्रदर्शित कहते हैं। 2 है तो इसको हेक्टा कहते हैं, एच से। 3 होगा तो इसको किलो कहते हैं, के से। अगर 6 है तो मेगा कहते हैं इसको, एम से। 9 हो तो गीगा, 12 हो तो टेरा, 15 हो तो पेटा, और 18 हो तो एक्सा, ई से। अब आपको थोड़ी बहुत मैं बात करूं, आपने किलो की बात बहुत ज्यादा सुनी होगी, ठीक है, किलो। मेगा भी सुना होगा भाई, ठीक है,
अगर मेगा नहीं सुना, ये तो सुना ही होगा, क्योंकि मेमोरीज की जैसी आप बात करते हैं, आप कहते हैं ना गीगाबाइट, ये मेगाबाइट, गीगाबाइट, ठीक है। आप एमबीपीएस की बात करते हैं, मेगाबाइट पर सेकेंड, जीबीपीएस की बात करते हैं, गीगाबाइट पर सेकेंड, ठीक है। डेटा स्पीड की जब आप बात करते हैं, डेटा ट्रांसफर की बात करते हैं तब। वैसे ही आपने मेमोरी में यह भी सुना होगा टीबीपीएस, खैर ये आपने अभी तक नहीं सुना, क्यों? क्योंकि टेराबाइट्स में, टेराबाइट पर सेकेंड मतलब 1 टेराबाइट 1 सेकेंड में चला गया, ये बहुत ह्यूज डेटा होता है। तो ये आगे आने वाली जो जनरेशन होगी वो जरूर सुनेंगे भाई, या हमारी ऐसी जो चीजें होंगी, अभी टेक्नोलॉजी कुछ समय में यहां तक पहुंच सकती है जब हम टीबीपीएस की बात करेंगे। अभी तो हम बात करते भाई एमबीपीएस, जीबीपीएस, जब हम केबीपीएस में चल रहे थे, ठीक है ना, जब हम किलो में चल रहे थे केबीपीएस में, तब हमने नहीं सोचा था कि भैया एमबीपीएस नाम की भी कोई चीज आएगी। जब 2G का जमाना था, फिर 3G आई, उसने समझा कि भैया एमबीपीएस भी चीज आ जाएगी। अब एमबीपीएस आई, 4G आया, 5G आया, तो भैया उसने बताया अब क्यों जीबीपीएस भी चालू हो जाएगी। ऐसे ही टेराबाइट है, इसको पीटा कहेंगे और इसको एक्सा कहेंगे, ठीक है ना। ये क्या है भाई? ये 10 के पावर्स हैं अल्टीमेटली। ये क्या है सभी? 10 के पावर। अच्छा, ये 10 के तो पावर्स जो देखे आपने, ये सब कैसे दिख रहे थे? प्लस में बढ़ रहे थे। अब 10 की पावर माइनस में बात करते हैं, तो 10 की पावर माइनस का मतलब, जैसे देखिए 10 टू द पावर -1 का मतलब क्या होता है? 1/10। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है 2 × 10 टू द पावर -1, इसका मतलब क्या है? 2/10। अगर कहीं पर लिखा है 10 टू द पावर -2, तो 1/10 टू द पावर 2 मतलब 1/100। अब अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के 2 × 10 टू द पावर -2 लिखा है, इसका मतलब क्या है? 2/100। आई थिंक समझ में आओगा। तो इसको कैसे लिखते हैं भाई? तो 10 टू द पावर -1 को कहते हैं डेसी, डी से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर -2 अगर है तो भैया उसको कहते हैं सेंटी। अब जैसे आपने देखा ना सेंटीमीटर, ठीक है, तो मीटर से सेंटीमीटर में जब आते हैं तो क्या होता है? 10 टू द पावर -2 ही ना। 100 से भैया उसको क्या करना पड़ता है? अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं आप। तो मतलब क्या समझे भाई? 10 टू द पावर -3 होगा तो मिली, जैसे आपने मिलीमीटर सुना है तो 10 टू द पावर -3 चलेगा। माइक्रो तो 10 टू द पावर -6। ये रिप्रेजेंटेशन है भाई, ये सिंबल्स है, ये माइक्रो सिंबल है। अब ऐसे 10 टू द पावर -9 तो नैनो, -12 तो पीको, -15 तो फॉर्मेटो, फिर इसके बाद -18 तो एटो। ये इसके सिंबल है NPFA, ठीक है। मतलब ये कैलकुलेशंस की भी थोड़ी सी मैं बात कर लूं तो कैलकुलेशंस में भाई बहुत सारे लोगों को परेशानी रह जाती है, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर कहीं पे ऐसा दिया है, सपोज 567 × 10 टू द पावर 19 अपॉन में 267 × 10 टू द पावर -23। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करें भाई? मुझे इस नंबर से कोई लेना देना नहीं, इसको तो आप जैसा सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे। मुझे 10 टू द पावर में बड़ा इंटरेस्ट है तो क्या करूंगा? 10 टू द पावर 19 इंटू नीचे से जो चीज ऊपर में जाती है तो कैसी हो जाती है भाई? तो ये हो जाएगी 10 टू द पावर 23 प्लस। अब क्या समझते हैं? तो ये जो आएगा वो तो आता रहेगा, गुणे यहां पे जो आएगा वो आता रहेगा। ये क्या हो जाएगा भाई? तो 10 की पावर, देख बात समझेंगे, a की पावर n इंटू a की पावर m हो, बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है n + m। और यही अगर a की पावर n अपॉन a की पावर m हो, मतलब बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो a की पावर n - m हो जाती है। मतलब मैं ये कह रहा हूं 10 की पावर 2 हो इंटू 10 की पावर 3 हो तो ये 10 की पावर 5 हो जाएगा। जुड़ गया ना? यहां पे देखिए, यहां पे मैंने क्या किया? यहां पर 3 + 2 10 की पावर 5, और यहीं पे 10 की पावर कितना भाई? तो 10 की पावर 2 और अपॉन में 10 की पावर 3 हो तो 10 की पावर 2 - 3 मतलब 10 की पावर -1, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे? तो इसको चलिए एक बार मैं लिख करके समझाता हूं आपको। स्क्वायर का मतलब 100, स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 100, और क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा? तो क्यूब का मतलब यहां पर हो जाएगा आपका कितना? 1000। जब आप 100 को 1000 से डिवाइड करेंगे, जब आप 100 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो नीचे कितना बचेगा भाई? 10, तो वो 10 टू द पावर -1, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है। तो अब आगे बात कर लेते हैं कि दूरियों का जो मापन करना होता है, द्रव्यमान का जो मापन करना होता है, समय का जो मापन करना होता है, वो डायरेक्टली तो मेजरमेंट हमने देख लिया कि भाई डायरेक्ट मेजरमेंट तो हो जाएगा, लेकिन कुछ लंबी दूरियां हो, जैसे मान लीजिए पृथ्वी से चांद तक की दूरी हो, वो कैसे मापे भाई? वहां तक कौन सी ऐसी चीज ले जाएंगे जैसे नाप लेंगे?
ठीक है, सूर्य तक की दूरी नापनी है, वो कैसे नापेंगे? तो जब ऐसी दूरियों का नापना होता है तब हम किस प्रकार से काम करते हैं, या कभी ऐसे कुछ द्रव्यमानों का नापना हो तब कैसे करेंगे, इसकी हम जरा बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ मेथड्स है जिनके जरिए हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे समझेंगे, बड़ी दूरियों को जब नापना होगा तो कैसे? तो बहुत बड़ी दूरियां जैसे किसी ग्रह अथवा तारे की पृथ्वी से दूरी प्रत्यक्ष रूप से किसी मीटर पैमाने की सहायता से ज्ञात नहीं की जा सकती। ऐसी दशाओं में महत्वपूर्ण विधि, जिसे लंबन विधि कहते हैं, का उपयोग करके किया जाता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, जैसे मैं आपको एक मेथड यहां पर सिखाता हूं। सी, हमने ये हो गई हमारी पृथ्वी, और यहां पर मान लीजिए ये हमारा चांद, और यहां पर मुझे इसकी दूरी निकालनी है। तो इसकी दूरी निकालने के लिए सिंपली ये काम किया जाता है, इस 2 पॉइंट मार्क कर लिया मैंने पृथ्वी पर, ए और बी। अब चूंकि मैंने ये कर्व हल्का सा बनाया, लेकिन इतनी बड़ी पृथ्वी है कि ये जो कर्व है वो लगभग स्ट्रेट लाइन जैसी दिखेगी, और यहां से एक किसी बिंदु को देखा जाता है, इस पॉइंट से एक किसी बिंदु को हमने यहां से देखा, ठीक इसी समय यहां से भी देखा। इन दोनों जगहों से हमने देखा, तो यहां पर क्या बना होगा भाई? तो यहां पर बना होगा ना कोई कोण थीटा। और चूंकि ये बहुत लंबी दूरी है, तो मान लेता हूं कि ये एक पॉइंट, मैं ऐसे नेमिंग कर रहा हूं बस सी, इस सी पॉइंट से सी ए की दूरी को भी मैं कह देता हूं डी, और जो सी बी जो दूरी है ये भी कितनी हो गई भाई? तो ये इसको भी मैंने कह दिया कि ये भी डी दूरी है। ठीक है, ये दोनों दूरियां कितनी हो गई भाई? लगभग बराबर होंगी, ये डी और डी हो गई। तो अब देखिए एक फॉर्म, हम ऐसा जानते हैं कि कोण बराबर होता है चाप बटा में त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी भाई? तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा चाप बटा में कोण। अब चाप कौन है या आर्क कौन है? तो ए बी। और कोण कौन सा भाई? तो ये थीटा। तो यहां से त्रिज्या निकल जाएगी, मतलब ये ऐसा समझे तो ये d इक्वल्स टू ए बी अपॉन थीटा का प्रयोग करके हम पृथ्वी पे रहते हुए ही चांद तक की जो एंगल है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। और जब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें ये दूरी मिल जाएगी। भाई एक ही जगह से देखने में दोनों दूरियां तो निकाल ही सकता हूं मैं। जब ये दोनों दूरियां निकल जाएंगी हमारी, तो भाई ऐसे हम समझ पाते हैं कि जैसे पृथ्वी से चांद हो गया, पृथ्वी से सूरज हो गया, यहां तक की दूरियों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ और भी मेथड्स है। जैसे मान लीजिए चांद की दूरी तो ऐसे कैलकुलेट होगी, लेकिन सूर्य की दूरी कैलकुलेट करने के लिए यह मेथड भी चलेगा। और एक और मेथड है, जैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या भाई? तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले प्रकाश की चाल पता है। ठीक है, क्या पता है भाई? चाल पता है, समय नोट कर लेंगे। तो चाल बराबर जो होता है हमारा दूरी बटा में समय, इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे और यहां से हम पता कर लेंगे दूरी को। कैसे? तो दूरी बराबर हो जाएगा प्रकाश की चाल गुणा में समय। मतलब एक बात समझ में आती है कि ये दूरी निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके जरिए हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी दूरी हो गई भाई, ये कोई छोटी दूरी तो है नहीं। अब कुछ मात्रक, जैसे जब बहुत बड़ी दूरियों का नाप रहे हैं तो कैसे मात्रक आएंगे? तो जैसे सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी है उसको हम खगोलीय मात्रक के रूप में लेते हैं, AU। इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई? तो 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। और अभी मैं ये सिखा करके ला रहा हूं 11 मीटर 10 टू द पावर 11 का मतलब क्या है? तो ये 1.496 इंटू इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये इसका गुणा है। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत बड़ी दूरी दिख रही है आपको। वैसे ही और हम निकाल सकते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष को लाइट ईयर में चलते भाई, एक प्रकाश वर्ष मतलब एक लाइट ईयर कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15। अच्छा एक बात समझिए, इससे ये वैल्यू कैसी है? बड़ी है, क्योंकि यहां पे 11 जीरो थे, यहां पे 15 जीरो हो गए। तो मतलब ऐसे करके हम बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, अच्छा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से प्रकाश द्वारा 1 सेकेंड में चली गई दूरी 1 वर्ष में जो होती है वो होती है ये
9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। भाई पर सेकेंड हमें पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है। इतने की चाल से पर सेकेंड चल रही है, तो भैया एक लाइट ईयर्स का मतलब हो जाता है ये जो ऊपर वैल्यू गिवन है कि 9.6 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर इसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं हम कुछ। तो ऐसे ही हम और बड़ी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 15 तक आया था पावर, अब 15 के बाद कितना गया भाई, तो 16 कितना है 10 टू द पावर 16 मीटर। ये और दूरी बढ़ गई। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, तो देखिए पारसेक क्या है, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकेंड का कोण आंतरित करे। मतलब ये जो है, ये जो त्रिज्या जो है यहां से इसके बीच में ये जो आर्क है, ये क्या है भाई, ये जो आर्क है, ये आर्क कितने डिग्री का भाई, तो यहां पर कितना, 1 सेकेंड का। ठीक है ना, डिग्री जो नापते हैं, डिग्री के बाद मिनट्स, मिनट्स के बाद सेकेंड्स में नापी जाती है। तो 1 सेकेंड का यहां पर कोण है, इसी को कहते हैं हम क्या भाई, एक पारसेक। मतलब एक पारसेक जो है 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर और बढ़ गया। और कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो अभी देखिए हमने यही वाला फॉर्मूला हमें अभी निकाला था। कोण बराबर हमने क्या लिखा था भाई, थीटा इक्वल्स टू हमारा आया था डी अपॉन, ठीक है, यहां पर आर्क, सॉरी ए बी लिखा था हमने आर्क को, तो हमने लिखा था ए बी आर्क अपॉन में हमारा था डी डिस्टेंस। उसी की जगह पे अब ए बी की जगह में कौन आ गया भाई, एल, और ये कितना है थीटा। थीटा के लिए यहां पर जो त्रिज्या है वो हमने डी ली थी, यहां पर आर है, बस सिंपल। अब आर अगर निकालेंगे तो एल अपॉन थीटा। ठीक है, तो ये जो पारसेक जो वैल्यू कैलकुलेट करें, जो अभी हमने मैथड देखा था उसी की तरीके से कैलकुलेट हो जाती है। एक पारसेक का मतलब होता है एक एयू अपॉन 1 सेकेंड। मतलब ये अगर हम कैलकुलेट करें तो 1.496 इंटू 10 टू द पावर 18 मीटर। अब इसको मैंने जो कहा था कि भाई इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद जो पूरक इकाइयां थी, कोण को हमेशा रेडियन में रखेंगे तभी गुणा भाग या कुछ कर सकेंगे। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया भाई, पाई अपॉन 3600 रेडियन। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पूरा एक कंप्लीट होने में 1 घंटा पूरा लगेगा, तब जाकर के पूरा एक रोटेशन कंप्लीट होगा, मतलब 3600, इसलिए ये रेडियन। मतलब ये निकला 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर को हम 3.26 लाइट ईयर के फॉर्म में भी जानते हैं। अगर हम ये जो हमारा यहां पे पारसेक निकला हुआ है, इसको अगर लाइट ईयर में चेंज कर दें प्रकाश वर्ष में, तो 3.26 लाइट ईयर्स हो जाता है। ये काहे में यूज होता है भाई, तो ये खगोलीय पिंडों के लिए इस्तेमाल होता है। एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी की दूरी, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी, ठीक है, हमारे सौरमंडल के अलावा दूसरे सौरमंडल में किसी चीज की दूरी नापनी हो तो इन सब के जरिए नापी जाती है। ये बहुत बड़ी मापन तक हम पहुंच चुके हैं। अब दूर ज्यादा से ज्यादा, बड़ा से बड़ा नापा तो छोटे से छोटे को भी तो नापना पड़ेगा, तो अति सूक्ष्म को भी नाप सकते हैं। जैसे देखिए अति सूक्ष्म दूरियों का मापन, मतलब जैसा अणु का आकार, और जो अणुओं का आकार होता है ये छोटे यूनिट्स हो गए भाई। ठीक है, अब अणुओं के आकार को, मतलब जैसे अणु का व्यास जो होता है वो 10 की पावर -8 मीटर से 10 की पावर -10 मीटर, मतलब 1/10 के पावर 8 से लेकर 1/10 टू द पावर 10 मीटर। ये बहुत छोटा है। यहां से यहां तक की बात करें तो ये बहुत ही छोटी सी इकाई है भाई। एक को 10 में मतलब 10 जीरो रख के विभाजित करें, एक को 10 में 8 जीरो रख करके विभाजित करें। ऐसी जैसे अत्यंत सूक्ष्म दूरियों के मापन के लिए हमें विशिष्ट विधियों का अनुसरण करना होता है। इनके लिए हम पेच मापी जैसे मापक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकते। ये नॉर्मली जो पेच मापी होता है, ठीक है ना, जो इससे हम नापते हैं, इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनके लिए और विशिष्ट विधियां हैं, और सारे ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए इनको मापा जाता है। ठीक है, चलिए और हम अगर बात करें तो जैसे इनको मापा किस में जाएगा, तो इनको मापने के लिए इस्तेमाल होता है जैसे फर्मी। एक फर्मी जो होता है वो 10 टू द पावर -15 मीटर के बराबर होता है। वैसे ही अगर एक एंगस्ट्रम की बात करें, एंगस्ट्रम को एक ही ऊपर एक जीरो से लिखते हैं तो 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को व्यक्त करने के लिए तो नैनोमीटर में चलता है। ठीक है, तो ये 1 नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। ये तरंगदैर्ध्य क्या है भाई, तो तरंगदैर्ध्य मतलब अगर कोई चीज ऐसे तरंगों के रूप में चल रही है तो ये 2 श्रृंग कह लीजिए या 2 क्रमागत गर्त के बीच की जो दूरी होती है इनको। अब प्रकाश की चाल आपने देखा कितना था,
तो प्रकाश की चाल जो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो बहुत ही छोटे छोटे ऐसे लूप्स बने होंगे, तो इसलिए इसको नैनोमीटर, नैनो मतलब -9। अभी हमने इसकी डिस्कशन भी करी थी। माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर कैसा होता है भाई, 1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये सब कैसी इकाइयां होती जा रही है भाई, तो ये इकाइयां छोटी होती जा रही है, ठीक है ना, ये छोटी इकाई है, ये सबसे छोटी, ये उससे थोड़ी कम, इससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसा कर दिया, चले जा रहे हैं। अब ऐसे ही हम जरा बात कर लेते हैं कि जैसे क्षेत्र नापना हुआ, क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल नापना हुआ, तो क्षेत्रफल को कैसे नापेंगे। हमने तो यहां लंबाई की सिर्फ बात करी थी, क्षेत्रफल को नापने की जब बारी आती है तो भैया इसको जैसे बर्न, इसका उपयोग बहुत छोटे क्षेत्र के लिए किया जाता है, जैसे परमाणु का क्रॉस सेक्शन एरिया, जो परमाणु है उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो इसके जरिए जैसे एक बर्न का मतलब है 10⁻⁻28 स्क्वायर मीटर, ये बहुत छोटा हो गया ना भाई, एक को विभाजित कीजिए 10 के ऊपर 28 जीरो लिख के, ये इतना छोटा हो गया। ऐसी अगर हम बात करते हैं एकड़, तो एकड़ कितना होता है भाई, तो ये होता है 4047 स्क्वायर मीटर। ऐसे ही हम बात करते हैं हेक्टेयर, तो एक हेक्टेयर जो होता है वो 10⁴ स्क्वायर मीटर। तो जो हमने उधर में अभी पढ़ा था हेक्टा, वो भैया उसी से मिलकर के बना। ये 10 में भी तो गेम चल रहे हैं, ठीक है ना, जैसे हमने माइक्रो की बात करी वैसे हमने हेक्टेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इन लंबाइयों को मापने के जो मेथड्स थे कि भाई कैसे कैसे मापा जा सकता है, तो उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे परावर्तन विधि है, लेजर विधि है, रडार है, सोनार है। इन सब में अगर मैं एक सिंपली आपको समझाऊं तो जैसे अपन परावर्तन की बात करते हैं, परावर्तन विधि में एक जगह से इस दूसरी जगह की दूरी नापनी है, तो यहां से आप एक काम कीजिए, यहां से जैसे एक साउंड वेव भेज दीजिए, ये साउंड वेव जाएगी, जाकर के टकरा के वापस आएगी, तो जाने और आने में लगा हुआ आप क्या माप सकते हैं भाई, तो जाने और आने में लगा हुआ समय नाप सकते हैं, और समय आपको पता है, और इन तरंगों का अगर आपने रख लिया क्या, वेग ध्यान में, इन तरंगों का वेग पता है, समय पता है, तो वेग बराबर होता है भैया दूरी बटा में समय। अब ये डी दूरी गई है और डी दूरी आई है, इसका समय है भाई, जाकर के जब आएगी तभी तो सुनाई पड़ेगी ना, यहां से गई कोई चीज, टकराई, टकरा के वापस आई, तो जाने में डी दूरी, आने में डी दूरी, अपॉन में दूरी अपॉन समय। तो यहां से समय वही छोड़ते हैं, हमें दूरी चाहिए, तो दूरी बराबर हो जाता भैया वेग गुणे समय। किंतु यहां जो दूरी मिल रही है मुझे वो 2D मिल रहा है। क्यों 2D? डी जाने का और डी आने का, क्योंकि समय दोनों का है, जाके आने का, एको प्रतिध्वनि, तो ये है भैया वेग इंटू समय। तो डी बराबर क्या लिखेंगे, तो VT अपॉन में 2, मैं इधर लिख देता हूं, जो दूरी होगी वो क्या निकलेगी, वेलोसिटी इंटू टाइम अपॉन में 2। इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और इसके जरिए आप एको मेथड से भी निकाल सकते हैं। ये लेजर है, रडार है, सोनार है, इन सब में इसी का फॉर्म का यूज करके आप इसकी वैल्यूएशंस निकाल सकते हैं। जैसे सोनार है वो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है, उसके जरिए निकाला जा सकता है भाई। वहां पर भी सेम चीज होती है, एक सिग्नल भेजी जाती है, वो टकरा करके वापस आती है, तो भेजी गई सिग्नल का हमको वेग पता होता है, लौट के आने में हमको समय ज्ञात हो जाता है, तो हम यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम जरा। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं द्रव्यमानों के मापन की। ये द्रव्यमान को कैसे कैसे मापा जा सकता है, क्या क्या इसकी बड़ी और छोटी इकाइयां होंगी। तो द्रव्यमान को मेजर करने के लिए जैसे देखिए, बड़े द्रव्यमान के लिए जो प्रयुक्त व्यवहारिक इकाइयां हैं, जैसे टन या मीट्रिक टन। ठीक है, टन की बात करें तो भैया 1000 किलो, और मीट्रिक टन की अगर हम बात करेंगे तो मीट्रिक टन में कितना हो जाता है भैया, तो ऐसे ही 10 टन के बराबर। वैसे ही अगर हम बात करते हैं क्विंटल, तो ये 100 केजी के बराबर होता है। एक स्लग की अगर बात करते हैं तो 14.57 किलोग्राम होता है। सिमिलरली एक पौंड की बात करेंगे तो एक LBS होता है, ये 0.453 किलो। ये देखिए कितने बड़े होते चले गए। ये जो पाउंड्स जो होते हैं जिसकी हम बात करें तो थोड़े समय पहले तक जो केक आता था वो पाउंड्स में, तो देखिए ना, 1 पाउंड का केक आप खरीद के ले आते थे ये सोच के कि भैया 1 किलो का केक लाए हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली कितना होता था, 0.453। ठीक है, मतलब ये आधा किलो के आसपास, ये 553 ग्राम के आसपास, आधा किलो से भी कम है। ठीक है ना। अब बाद में क्या कर दिया गया, तो बाद में हमने उठाया और भैया उसको किलो में बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे देश में थोड़ी समझा जाता है पाउंड। ठीक है, तो किलो में चलने लगा। एक चंद्रशेखर सीमा,
तो चंद्रशेखर सीमा को CSL से नाम से ध्यान रखते भाई, इसको ध्यान रखेंगे, ये इंडियन साइंटिस्ट थे, इनके ऊपर लगाया। तो सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना, ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है। सूर्य का जो द्रव्यमान है उसके 1.4 गुना जो वैल्यू होती है, उस द्रव्यमान को कहते हैं एक चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, ये बड़े पैमाने हमारे किसके भाई, द्रव्यमान के। अब छोटे की बात करते हैं, तो छोटा मतलब क्या, परमाणविक द्रव्यमान, जो परमाणुओं का द्रव्यमान है वो सबसे छोटा। इसे कैसे भाई, तो जैसे मान लीजिए कार्बन, ठीक है, परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रूप में परिभाषित किया गया। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई मतलब एक एटॉमिक यूनिट जो होती है, या उसको एक यूनिट भी लिखते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो होती है 1.66 × 10⁻27 kg। मतलब 1.66 लिखिए, अपॉन में 10⁻27 से डिवाइड कर दीजिए, इतना छोटा होता है क्या भाई, एक परमाणु का द्रव्यमान। किसके, कार्बन के। तो कार्बन का क्या होता है भाई, कितने, तो 12, एटॉमिक नंबर 12। तो एटॉमिक नंबर 12 है, तो एक का निकालना, मुझे 12 के नहीं निकालने, एक के, तो इसलिए उसका 1/12वां भाग कर दिया। ठीक है, एक का चाहिए तो 1/12वां भाग, तो ये वैल्यू मुझे मिल जाती है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने देख लिया किसको भाई, तो हमने देख लिया द्रव्यमान के छोटे मापन को। अब थोड़ी सी बात करते हैं, तो अब हम समय की बात कर लें। समय को कैसे, टाइम को कैसे कैसे मेजर किया जा सकता है। तो समय को मेजर करने के लिए जैसे सबसे फर्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो जैसे सौर दिवस। सौर दिवस का मतलब क्या होता है भाई, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर जितनी देर में पूरी कर लेती है उसको एक सौर दिवस के नाम से जानते हैं। एक दिन क्या होता है भाई, तो पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय विद रिस्पेक्ट टू सूरज, इसी को कहते हैं भाई सौर दिवस। अब ऐसे सिड्रियल दिवस है, तो सिड्रियल दिवस का मतलब होता है पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय विद रिस्पेक्ट टू एक दूर का तारा, कोई दूर का तारा, उसके रिस्पेक्ट में एक चक्कर। सौर वर्ष की बात करें तो पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। भाई सूर्य के चारों तरफ एक बार जब परिक्रमा कर जाएगी, जैसे ये 24 घंटा होता है करीब करीब सौर दिवस, 24 घंटा। अगर इसके हम बात करते हैं सौर वर्ष की, तो ये कितना होता है भाई, तो ये 365.25, ठीक है, 365.25। अब देखिए एक सौर वर्ष कितना है, 365.25। क्यों, क्योंकि यही 0.25 0.25 0.25 चार बार जोड़िएगा तो 100 हो जाता है। 100 मतलब एक दिन बढ़ जाता है। एक दिन बढ़ने का मतलब होता है 366 दिन, और वो होता है लीप ईयर। औसत सौर दिन कितना होता है, तो 366.25 सिड्रियल दिन। अब ऐसी बात करें तो उष्ण कटिबंधीय वर्ष, तो भैया जिस वर्ष में पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उसे उष्ण कटिबंधीय वर्ष कहते हैं। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तब उसको काउंट करते हैं। और ऐसा पूर्ण सूर्य ग्रहण बहुत मतलब रेयर ही समझ के चलिए, बहुत रेयर ही होता है। रेयर कहने का मतलब लंबे समय अंतराल पे होता है। आई थिंक 2010 के आसपास में ये चीज देखने को मिली थी, पूर्ण सूर्य ग्रहण। अब अगले बार जब होगी, जब सूर्य के सामने जो है ना कंप्लीटली चांद आ जाएगा तो सूर्य का दिखना बंद हो जाएगा, उस समय हमको सूर्य ग्रहण दिखेगा, तब एक उष्ण कटिबंधीय वर्ष कंप्लीट होगा। तो ये समय की इकाई। और जैसे लीप वर्ष की बात कर रहे थे, तो वह जो 4 से विभाज्य हो, जिसमें फरवरी का महीना 29 दिन हो जाता है, लीप ईयर कहलाता। जैसे 2020 की बात करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये 4 से विभाजित है तो लीप ईयर होगा। इसके पीछे चलते हैं तो 2016, इसके ऊपर चलेंगे तो अभी 2024 आएगा, इसमें होगा। ठीक है, तो ये लीप ईयर कहलाते हैं भाई। अब ऐसे ही अगर हम बात करते हैं चंद्रमास की, तो यह चंद्रमा द्वारा अपनी कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय है। जो हमारा हिंदी कैलेंडर होता है वो चंद्रमास के हिसाब से चलता है। हिंदी कैलेंडर मतलब जो चैत पूस माघ, ये जो बोलते हैं हम, ज्येष्ठ आषाढ़, ये सब कौन से भाई, ये सब जो है ये चंद्रमास है। चंद्रमास के हिसाब से जब हम बात करेंगे तो ये मुश्किल से 27.3 दिन का ही होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि इस साल दिवाली अगले दिन आती है, मतलब इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से दिवाली किसी साल पहले आती है, किसी साल बाद में आती है। तो जो वो महीना चलता है हमारा, वो चंद्रमास के हिसाब से चलता है, जिसमें 2 पक्ष होते हैं भाई, एक शुक्ल पक्ष है और एक कृष्ण पक्ष के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं उसको, है ना। जब चांद दिखाई दे रहा होता है शाम के समय से, वो शुक्ल पक्ष आता है,
और एक जब पहले रात अंधेरे में होता है, मतलब उस समय चांद नहीं दिखलाई पड़ रहा होता, तो उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से चंद्रमास होता है। फिर ऐसे ही आता भाई हमारा सेक। यह समय की सबसे छोटी व्यवहारिक इकाई है। एक सेक जो होती है यह होती है 10⁻⁸ सेकेंड। मतलब एक सेकेंड को विभाजित कर दीजिए 10 के ऊपर 8 जीरो रख के, इतना छोटा होता है। चलिए आगे बढ़ूं मैं अगर, तो यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया है हमारे पहले पोर्शन को यूनिट्स एंड मेजरमेंट के, जहां पर हमको सीखने को मिला कि यूनिट्स किसको कहते हैं, मेजरमेंट क्या होती है, और मेजरमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स देखे, बहुत सारी इकाइयां देखी, लेकिन मूल में क्या है भाई, तो मूल में सिर्फ 7 इकाइयों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी सबको जितनी भी इकाई आ रही थी वो आपको प्रैक्टिस में आते आते सब याद हो जाएंगी। तो आपको ऐसा घबराना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने भी यूनिट्स मैंने आपके लिए शो करी, जो भी नंबर्स आपके लिए शो करें, वो सबको अभी आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसको प्रैक्टिस करेंगे तब वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। आपको क्या याद रखना है, तो मूल मात्रक जो 7 थे उनको याद रखना है, उनको कैसे प्रदर्शित करते हैं इसको याद रखना, बस। ठीक है भाई, तो अभी के लिए क्या करेंगे, अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आता है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7th to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने इसी चैप्टर के अगले पोर्शन में कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।